ठीक है। अच्छा, तो इसको और बेहतर शब्दों में कोई बता सकता है? चलिए आप बताइए, खुशी जी आप बताइए। अमन जी आप बताइए। कोई भी योगा की जो इस पर्पस से जो चुने रहे जिस पर्पस से वो पर्पस जो उसका पूरा नहीं हो पाए। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। देखिए कल्याण वगैरह ठीक है, बट जैसे मान लो मैं अगर मतदाता हूं, मेरे दिमाग में है कि ए नामक कैंडिडेट हमारे कंस्टिट्यूएंसी के लिए, हमारे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए बहुत बेहतर होगा, लेकिन पता चलता है कि कोई और चुनकर आ गया। तो यहाँ पर हम जिसको चुनना चाह रहे थे वो नहीं चुनकर आया। और वो अलग बात है कि हमने उसके बारे में क्या क्या चीजें अपने दिमाग में बैठाई हुई थी, नहीं अगर ये चुनकर आता तो हमारी यहाँ की सड़कें अच्छी हो जाती, हमारे यहाँ के स्कूल अच्छे हो जाते। लेकिन अब दूसरा कोई चुनकर आ गया है, फिर उसको देखकर लग रहा है नहीं, इसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं दिख रहा, या ये उतना ईमानदार भी नहीं दिख रहा जितना होना चाहिए। तो ये दो तीन चीजें ऐसी आ जाएंगी, जो मतदाता होगा उसके मन में ये बात आएगी कि लग रहा है कि ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है। तो एक नुकसान हुआ ना। मतलब जनता जिसको चाह रही है कि वास्तव में वो चुनकर आए, उसका चुनाव नहीं होगा। आप अपने मनपसंद व्यक्ति को नहीं चुन पाएंगे अगर चुनाव में कोई धांधली हो जाए, निष्पक्षता नहीं बरती जाए। ये एक बड़ा नुकसान हुआ ना। कोई और नुकसान बताइए। अच्छा चलो ठीक है, ये हो गया। और दो तीन और क्या क्या समस्याएं हो सकती है, जैसे अगर चुनाव हो रहा हो किसी देश में, तो कौन कौन सी समस्याएं चुनाव करवाते हुए आ सकती हैं, खास करके करप्शन से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें आएंगी? जैसे एक अभी आपने बताया कि वो अदला बदली हो सकता है वोटिंग में, और क्या हो सकता है? उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? एक तो ये हो गया कि वोटिंग में ऐसी डिस्टरबेंस हुई, जैसे एक बार मैंने बताया था 1975 में एक केस बताया था मैंने, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी। ठीक है, तो 1971 में एक चुनाव हुआ था। उस चुनाव में क्या हुआ, रायबरेली से राजनारायण भी लड़ रहे थे और रायबरेली से ही इंदिरा गांधी लड़ी थी। ठीक है, उस समय क्या हुआ कि इंदिरा गांधी लगभग 1 या 2 वोटों से विजयी हुई थी। इतने बड़े इलेक्शंस में 1 या 2 वोट से विजयी होना अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज मतलब ये भी संकेत करता है कि कुछ ना कुछ तो धांधली हुई है, क्योंकि 1 2 ऐसा कौन सा कैंडिडेट होगा जिसके लोकप्रियता में इतनी बराबरी आ जाए कि वो सिर्फ 1 और 2 वोटों से उसका अंतर रह जाए। तो फिर 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस दर्ज किया गया, जिसमें राजनारायण ने, देखो जो केस लगा जैसे जो पीड़ित होता है ना उसको कहते हैं वादी, वाद मतलब जो केस कर रहा है, और जो अपने आप को बचाने के लिए केस लड़ता है, ये सिविल मामला है ना। तो इसमें जो अपने आप को बचाएगा उसको हम बोलेंगे प्रतिवादी। तो प्रतिवादी कौन था, इंदिरा गांधी जी थी, और वादी कौन थे, राजनारायण। तो राजनारायण ने जब केस किया तो उन्होंने कहा कि चुनाव में बहुत भयंकर धांधली हुई है, अदरवाइज मैं जीत गया होता। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको मान भी लिया कि धांधली हुई है, तो इनके चुनाव को रद्द कर दिया गया था। उसी के बाद फिर इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित कर दिया 1975 से 1977 तक। तो ये चुनाव की बहुत बड़ी धांधलियों में से एक माना जाता है भारत के इतिहास में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वही हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो राजनारायण को जो वोट वगैरह मिला था उसको नदी में फेंकवा दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो धांधली तो हुई थी इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसको हाई कोर्ट ने माना भी था। फिर आप सोचिए कि राजनारायण की तरफ से एक व्यक्ति वकालत कर रहा था, मतलब उनकी तरफ से एक लड़ रहा था आदमी, उसका नाम शांति भूषण था। ठीक है, और जो इंदिरा गांधी की तरफ से लड़ रहे थे, पता नहीं कौन से पालकी वाला उनका नाम ऐसे कुछ था। होता क्या है कि जो ही आपातकाल लगता है उसके तुरंत बाद ही पालकी वाला ने अपने लॉयर पद से इस्तीफा दे दिया और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, वही व्यक्ति जो उनकी तरफ से लड़ रहा था। और शांति भूषण तो मान लो विरोध में थे ही। फिर जब 1977 में 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार चुनकर आती है, तो आप सोचो जो पालकी वाला साहब थे उनको भारत का एम्बेसडर बनाया गया यूनाइटेड स्टेट में, और शांति भूषण तो मान लो किसी मंत्रालय को, मतलब कोई मंत्रालय मिला था उनको। तो जो उनके तरफ से लड़ रहा था वो भी उनके खिलाफ था। अब सोच लो असंतुष्टि किस सीमा पर थी उस टाइम पर इंदिरा गांधी के खिलाफ। और ऐसा नहीं है कि उस समय मतलब जो 1971 का चुनाव हुआ था, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की हालत खराब थी। कांग्रेस बहुत बढ़िया काम कर रही थी, उसने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी की स्थिति खराब थी, उनको डर लग रहा था कहीं हम हार न जाए।
और ये चुनावी धांधली है। डेमोक्रेसी कैसे चलेगी बताओ आप, समझ रहे हो? डेमोक्रेसी चलने के लिए एक चीज और है, जैसे देखो इलेक्शंस तो बहुत जरूरी है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। इलेक्शन जिस तरीके से करवाया जा रहा है उसका जो कंडक्ट है वो भी सही होना चाहिए। इसलिए मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी प्रकार का दबाव हुआ या सरकार का अनावश्यक दबाव पड़ा तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या होगा, कोड ऑफ कंडक्ट उसका डिस्टर्ब होगा। और जब उसका कोड ऑफ कंडक्ट डिस्टर्ब होगा, जब उसके काम करने की शैली बाधित होगी, सरकार अनावश्यक उसके ऊपर दबाव बनाएगी, तो परिणाम निकल कर क्या आएगा, जो चुनाव होना चाहिए निष्पक्ष नहीं होगा। और देखो अक्सर बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे कुछ देश ऐसे हैं, नॉर्थ कोरिया और ये ऐसे देश हैं, वहां पर क्या होता है, जो पार्टी है वो ही हमेशा जीतेगी। ये चुनावी धांधली का सबसे बड़ा रूल है। और अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 पढ़ेंगे, उसमें किस तरीके से चुनाव करवाए जाने चाहिए, चुनाव प्रचार के दौरान कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, ये सब उसमें लिखा हुआ है। अभी आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव करवाना, जैसे मान लो सरकार, अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको पता होगा, जब चुनाव का समय आ जाता है, एक बार तो चुनाव की तिथि जब घोषित हो जाती है, या उसके बाद जो समय मिलता है चुनाव के दिन से थोड़े दिन पहले तक, कुछ ही वक्त रहता है जिसके बीच में प्रचार करने का मौका मिलता है, ठीक है। और एक बार डेट घोषित हो गई तो फिर कोई भी मंत्री किसी नई योजना को नहीं लागू कर सकता, या मतलब उसकी घोषणा नहीं कर सकता कि हम आपको ये व्यवस्था दे देंगे। क्यों? क्योंकि एक तो सरकार में है, अपने संसाधनों का उपयोग कर रहा है, ऊपर से जनता के ऊपर पक्का असर कैसे पड़ेगा। सोचो अगर कोई मंत्री ही बोले, आप सोच लीजिए एक बार कि कोई यहाँ पर दो लोग खड़े हैं, एक वो आदमी खड़ा है जो मंत्री नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, और एक दूसरा आदमी खड़ा है जो मंत्री है उसी सरकार का, वो कह रहा है कि मैं शिक्षा में वाली योजना लाऊंगा, तो आप किसकी बात पे ज्यादा भरोसा करेंगे? बगल वाला भले ही कितना ही योग्य हो, कितना भी ताकतवर हो, आप उसकी तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि आपके मन में क्या बैठा हुआ है, आपके मन में बैठा हुआ है कि जो मंत्री है वो इतना पावरफुल है, सत्ता में है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो ये बात क्या संविधान निर्माताओं को नहीं पता थी? या जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें ये किया गया है कि कोई मंत्री नई योजना की घोषणा नहीं कर सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो इससे क्या है, इससे मेंटेनेंस बना रहेगा, इससे कंडक्ट जो है इलेक्शन कैसे करवाए जाने चाहिए, उसमें निष्पक्षता कैसे आएगी, पारदर्शिता कैसे आएगी, ये बना रहेगा उसी उसी आधार पे। अगर उसमें कोई गड़बड़ी, अब सोचो अगर ये छूट मिल जाए कि मंत्री कुछ भी बोल दे, तो फिर कभी दूसरी पार्टी जीतेगी नहीं। क्यों नहीं जीतेगी? अब देखो अगर मेरे सामने आके कोई ये बोले, आईएएस अधिकारी कोई बोले, कोई पुलिस वाला बोले कि आपको आपके ऊपर किसी प्रकार का केस नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, तो मेरे को ज्यादा भरोसा होगा ना, बजाय इसके कि कोई नॉर्मल सा आदमी आके बोल दे कि तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं होगा। तो वो एक ट्रस्ट आ गया है ना, मंत्री को देख के ट्रस्ट होगा, क्योंकि वो सत्ता में है, उसके आसपास इतने बॉडीगार्ड है, मुझे लग रहा है कि नहीं ये कुछ बोल रहा है तो वो बहुत सही चीज बोल रहा है, तो इसीलिए उसको भी मनाही है कि आप ऐसा कोई प्रचार नहीं कर सकते। और एक पैसे खर्च करने की लिमिट भी तय की जाती है कि एक पार्टी इतना ही पैसा खर्च कर सकती है। ये अलग बात है कि इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। 2014 के चुनाव में कहा ये बात हुई थी कि सरकार कितना पैसा देगी खर्च करने के लिए किसी पार्टी को। अगर सरकार मान लो कि 5,000 करोड़ खर्च कर रही, 3500 करोड़ खर्च कर रही है, और अगर आप उसी जगह पे पार्टी का खर्च देख लेंगे तो दिमाग आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। पार्टी 30,000 करोड़ खर्च कर रही है, कितना? 30,000 करोड़। सरकार कितनी भी लिमिट लगाए, सरकार तो अभी आपको हंसी आएगी, जो 2000 अभी लेटेस्ट 2024 का मैं बता रहा हूँ, लेटेस्ट है, इसमें लोकसभा चुनाव के लिए अधिकतम 95 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं, लोकसभा चुनाव के लिए। और विधानसभा चुनाव के लिए अधिकतम 40 लाख रुपए। ये सोचो कहीं पर एक्सेप्टेबल है ये? 40 लाख रुपए तो वो अपने जेब में लेके घूमते होंगे। अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें पप्पू यादव नाम का कोई विधायक सांसद बिहार का था, उससे किसी ने पूछा कि विधायक बनने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो पता नहीं कहा उसने कि 4 करोड़ या 40 करोड़ ऐसे कुछ बोला उसने, कि इतना तो चाहिए ही चाहिए। सोचिए कोई अगर सामने आके ऐसा बोल रहा है, तो देखिए डेमोक्रेसी की क्या स्थिति है। कागज पर तो सब कुछ ठीक चल रहा है कागज पर सारी चीजें ठीक है, बस धरातल पर ग्राउंड लेवल पे कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। हालांकि हमारा काम क्या है, हमारा काम तो है आंसर राइटिंग वगैरह करना है, तो सब लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी
धरातली स्थिति आपको इसलिए जरूरी है जानना। देखो दो चीजें हैं, एक तो सरकारी आंकड़े आपको लिखने हैं मेंस में, दूसरे आपको रियल चीजें भी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बनकर जाएंगे, रियल चीजें आपको पता होंगी, तभी आप सही काम कर पाएंगे। नहीं तो वही हवाई फायर करके आएंगे, उससे काम होगा नहीं। अब किसी के घर में सिलेंडर पहुंच गया उज्ज्वला योजना के तहत, तो आपको लगा नहीं बस स्कीम सफल हो गई, कभी दूसरी बार तो झांको उसके घर में कि दोबारा जलेगा कि नहीं। एक बार सरकारी सिलेंडर मिल जाने के बाद दोबारा जब भरवाने का नंबर आएगा तो उसके पास पैसे कहाँ है भरवाने के। अभी तो मोदी जी पता नहीं कहाँ बातचीत कर रहे थे, मैंने देखा था साफ साफ उसमें वो पूछे कि सिलेंडर मिल गया कि नहीं, तो महिला कह रही अभी अभी आया है, मतलब उनके मिलने से पहले ही पहुंचाया गया था। जैसे होता नहीं कोई मंत्री अगर जिले में आ रहा हो तो सड़कें बननी शुरू हो जाती हैं, फिर जब मंत्री नीचे देखता होगा उसको लगता होगा अरे यार डेवलपमेंट तो बहुत तगड़ा हो रहा है, और फिर जब भाषण में जाके बोलेगा कहेगा देखिए उत्तर प्रदेश कितना विकास कर रहा है, और जो जमीन पे बैठ रहे हैं वो मुंह नीचे करके हंस रहे होंगे कि हाँ बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, और वहां उनको भी पैसा देके बुलाया जाता है कि आइए जयकारा लगाइए। ये स्थिति है, ठीक है। लोकप्रियता जानते हो, लोकप्रियता एक झूठ है। पॉपुलैरिटी क्या है? पॉपुलैरिटी इज अ मिथ, ये सिर्फ एक झूठ है और लोग इसी झूठ में जीते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन आप देखिए पिछले पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे चुनाव होगा और चुनाव की निष्पक्षता कैसे तय करी जाएगी। अब हम देखेंगे चुनाव अभियान कैसे होता है, मतलब ये जो नेता होते हैं ये अपना चुनाव अभियान कैसे करते हैं। अब आपके हिसाब से ये भी आपको देखना है चुनाव अभियान कितना जरूरी है। लोकतांत्रिक चुनाव कितने, मतलब लोकतांत्रिक चुनावों को करवाने के लिए चुनाव अभियान कितने जरूरी है, उनका क्या महत्व है। समझ आई बात? अब उसमें देखो चुनावों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देता है। इससे आपको मौका मिलता है कि आप अपने मनपसंद व्यक्ति को चुन सकते हैं, अपनी मनपसंद सरकार बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार बनाएगी, ये जानने का भी तो हमको हक है। ये हमको पता कैसे चलेगा? जैसे फिल्म का ट्रेलर आता है तो वही देख के हम लोग समझते हैं कि चलो फिल्म देखना है कि नहीं देखना है, थोड़ा बहुत तो तय कर ही लेते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो ये जो चुनाव अभियान एक प्रकार से फिल्म का ट्रेलर देखो, हालांकि फिल्म कभी रिलीज ही नहीं होती इन लोगों की, सिर्फ ट्रेलर दिखता है बाकी रिलीज नहीं होती है। वहां तो कम से कम चलो फिल्म रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो हम मतलब किताबी अगर समझना चाहें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि चुनाव अभियान से हमको ये फायदा मिलता है कि हमको जानकारी मिल जाती है कि कौन कौन से कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनके पास क्या ताकत है, उनके पार्टी के पास क्या इतना कैपेसिटी है कि वो एक अच्छी सरकार बना सकते हैं। जैसे 2014 के चुनाव में शायद आप लोग ज्यादा अवेयर नहीं रहे होंगे, आज से 10 साल पहले की बात है, तो उस समय हम लोग ग्रेजुएशन वही कर रहे थे, तो उस टाइम पर क्या था कि मोदी की इतनी तगड़ी लहर थी, ठीक है। जिस बच्चे को बचपन से ही राजनीति में इंटरेस्ट रहा होगा उसको पता है कि मोदी के नाम पर उस समय चुनाव हुआ था और मोदी के नाम पर ही बहुमत मिला था। अगर कोई गधा या घोड़ा भी लड़ गया होता तो भी जीत जाता। अब ये तो है आपका अवेयरनेस अपने कैंडिडेट के प्रति, कि मतलब अगर आजमगढ़ सदर से कोई गधा लड़ गया होता ना 2014 में, तो वो भी जीत जाता किसी अच्छे खासे आदमी से, मतलब उसके सामने सपा का कोई भी आदमी खड़ा हो, लेकिन इधर गधा खड़ा है और उसके माथे पे मोदी चिपकाया हुआ है, तो वो जीत जाएगा। ये स्थिति है, इसी को बोलते हैं लहर। और उस समय क्या गिनवाया जा रहा था कि मोदी जी ने गुजरात में क्रांति कर दी है, यही बात करी जा रही थी, ठीक है। और मीडिया की भी भूमिका पहली बार भारतीय जितने भी चुनाव हुए थे भारत के इतिहास में अब तक 1951 से लेकर के 2014 तक का इतिहास जो है उसमें ऐसा दिख रहा था कि मीडिया बहुत ताकतवर है। 2014 में ही तो अगर किसी ने सच में मीडिया का सही इस्तेमाल किया है तो वो बीजेपी ने किया है, और खास करके नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और किसी के बस का नहीं है। राहुल गांधी जी भी उतना बढ़िया मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो मीडिया उनका इस्तेमाल कर लेती है, उनके साथ उल्टा हो जाता है। देखते नहीं, उन्हीं का वीडियो हमेशा वायरल होता है। सॉरी हमेशा राहुल गांधी ही क्यों बोलते हैं, मोदी जी कभी नहीं बोलते हैं।
या इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ये स्कीम किसने दी थी? आप पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, पूरा स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना राहुल गांधी ने क्या किया है वहां। तो इसका मतलब क्या है, मीडिया राहुल गांधी का इस्तेमाल कर रही है ना, और उसका एक बड़ा कारण है सत्ता। अब मीडिया मोदी का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, उसको पता है कि अगर आप देखते हैं ना जब वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स आता है मीडिया रिपोर्ट, तो भारत किस नंबर पे मिलता है आपको? कभी 130 से नीचे नहीं आया है, उधर ही मिलेगा आपको, कभी कभी तो 140 भी क्रॉस कर जाता है। तो भारत में कितनी मीडिया स्वतंत्र है इससे ये भी पता चलता है। देखो जब तुम्हारे घर में झगड़ा होगा ना तो तुमको नहीं पता चलेगा कि कितने अच्छे स्तर का झगड़ा हो रहा है, वो बाहर वाला ही देख के बता पाएगा। ये बात समझ। तो ये जो जब ये मीडिया का रिपोर्ट आता है पूरे दुनिया से या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जारी करते हैं, तो फिर क्या पता चलता है कि भारत की स्थिति मीडिया में बड़ी खराब है, यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता ठीक नहीं है। और हमारे ही देश के जो नेता है वो कहते हैं हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारा रिपोर्ट सही नहीं मिलता है। ये लोग तो ऐसा है कि अगर डॉक्टर बोल दे तुमको टीबी है, कहेंगे रिपोर्ट भी गड़बड़ हो गई है, टीबी नहीं है मुझे, जबरदस्ती टीबी करवा दी गई है। ठीक है, तो ये स्थिति है मीडिया की। 2014 में पहली बार मोदी जी ने इतना बेहतर इस्तेमाल किया मीडिया का कि लोगों को लगा कि हमने क्यों नहीं इस्तेमाल किया, और आज तक उसी मीडिया का असर दिख रहा है आपको। आप सोचो कि अभी हाल ही में मोदी जी ने जितने यूट्यूबर्स थे उनको पुरस्कृत किया, इससे पहले किसी और के दिमाग में ये सब बातें आई थी? हालांकि उस समय मीडिया यूट्यूब उतना अच्छा ठीक था भी नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें, कोई भारत का कोई प्लेयर है ओलंपिक खेलने जाता है तो मीडिया जी उसको छोड़ने जाते हैं, सॉरी मोदी जी, ठीक है, और वो जब आता है हार भी जाता है तब भी उसको। तो ये जो लोगों को मोहित करने की जो कला है ना, वो मोदी जी से ज्यादा बढ़िया किसी के पास नहीं है। मोहित करने की बहुत अच्छी कला है, ये सबके पास नहीं होती है, और नेता वही होता भी है। जैसे अगर आप राजनीति की परिभाषा ढूंढेंगे तो राजनीति की एक और परिभाषा है, व्यक्ति को प्रभावित करने की कला ही राजनीति है। ये बिहेवियरल डेफिनेशन है राजनीति की, कि कैसे आप किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। अगर मैं आपको प्रभावित कर रहा हूं या आप किसी और को प्रभावित कर रहे हैं या प्रभावित करना चाह रहे हैं, दिस इज ए काइंड ऑफ पॉलिटिक्स यू आर प्लेइंग। और आजकल लोग एक दूसरे को प्रभावित करने में ही परेशान रहते हैं। शीशे में अपना मुंह नहीं, जैसे समझो बात को, यहाँ पर वो बात मैं कर रहा हूं कि जैसे अगर आपको प्रभावित करना है तो स्वयं को करो, ठीक है, अपने आप को ही प्रभावित करो, लड़ाई अपने आप से ही लड़ो, किसी और से लड़के क्या फायदा है, ठीक है। इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल स्किल्स, सॉरी इंट्रापर्सनल क्या हो गया, अच्छा इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में क्या अंतर है? और इंटर मतलब एक दूसरे से, तो ये कौन सी स्किल है? मतलब अपने आप ही अपनी स्किल को ज्यादा बेहतर करते चले जाना। जैसे अपने आप से ही रोज लड़ाई लेना कि मैं कल जैसा था उससे बेहतर आज रहूंगा, और कल आज से भी बेहतर होऊंगा, मतलब स्ट्रांग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, ये स्थिति होनी चाहिए। और ये किसी और से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे आप, अपने आप से इतना बढ़िया आपको कंपटीशन करना चाहिए कि जब कोई आपसे कंपटीशन करना भी चाहे ना तो फिर लगे कि ये तो मेरे से बहुत दूर है, अभी मैं एक ही लैब पर खड़ा हूं, ये 3-4 लैब आगे है मुझसे, ये स्थिति होनी चाहिए, ठीक है। और वो तब होगा जब आप अपने आप को खुद कंपटीशन देना शुरू करेंगे। तो जो चुनाव अभियान होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमको भी तो पता, जैसे जनता को तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा कैंडिडेट है जो हमारे लिए बेहतर हो सकता है, और इसीलिए उसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं जो वो निकालते हैं पार्टी वाले, मैनिफेस्टो निकालते हैं, वो निकालते हैं उसमें ना कि हम जब जीत कर आएंगे तो ये करेंगे। अभी उसका भी दिखाएंगे कि जब 1971 का चुनाव हुआ था तो उसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया था, वही उनका केंद्र बिंदु था कि हम आएंगे और गरीबी हटाएंगे। लोग कंफ्यूज होंगे, गरीबी हटाएंगे गरीबों को हटाएंगे देखो गरीबी कैसे हट सकती है, या तो गरीबी हटा दो या तो गरीबों को हटा दो, ठीक है। ये हिटलर वाला आइडियोलॉजी है, हिटलर कहता था गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटाओ, ये ज्यादा बेहतर होगा।
ठीक है। उम्मीदवारों की अंतिम सूची घोषणा होने के और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय होता है और यही समय जो है चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो पार्टी वाले होते हैं वो ये सब थोड़ी ना देखते हैं, वो तो शुरू से ही प्रचार करना शुरू कर देते हैं। आप देखते होंगे यूट्यूब जो न्यूज चैनल वगैरह है उस पर जाकर के लड़ाई बहस चालू हो जाती है। ठीक है। बीजेपी ने अपने पास एक तुरुप का इक्का रखा हुआ है, सुधांशु त्रिवेदी। वो उनके पास इतनी तगड़ी स्किल है कि कुछ भी आप बोलिए, कोई भी चीज बोलिए, लेकिन उसपे वो हिंदू सनातन धर्म वाला कनेक्शन जरूर जोड़ देंगे। आप अपना नाम बताएंगे, कहेंगे 1 मिनट। शायद आपको पता नहीं कि ऋग्वेद में इस नाम का भी कोई मतलब है। लगता है कि सारा ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद सब उन्होंने ही पढ़ रखा है। ठीक है। मैं तो एक बार दंग रह गया उनके स्टेटमेंट पे। अभी पता नहीं कौन सा डिबेट चल रहा था, उसमें कोई एक महिला थी कांग्रेस की, वो कह रही है कि 2014 से पहले भारत में हिंदू नहीं थे क्या, कि जब से चुनाव हुआ है 2014 को उसके बाद से ही हिंदू आए हैं। और उसने कहा कि क्या 2014 से पहले महिलाओं का सम्मान नहीं होता था, 2014 के बाद ही शुरू हुआ है क्या। और महिला कह रही है कि ये श्लोक आपने शायद सुना नहीं है, यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब उसी पर सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं अब आपने बोल लिया, अब मैं बोलूंगा आप चुप रहेंगे। और उसके बाद कह रहे हैं आपको पता है ये श्लोक कहां से कनेक्टेड है, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है जिसको आप लोग जलाते रहते हैं। अब उसके बाद महिला क्या ही जवाब दे इसका। उन्होंने कहा कि ये जो श्लोक है ये किससे कहाँ है, मनुस्मृति में। और मनुस्मृति का लोग क्या कहते हैं, विरोध करते रहते हैं कि इसमें जातिवाद के बारे में लिखा हुआ है। मनुस्मृति को अंबेडकर साहब ने भी जलाया ही था, तो वही सब हवाला देकर आगे बढ़ गए। अब उस महिला ने जो 3-4 बातें अच्छी अच्छी बोली थी वो सब खत्म हो गया उसी पे, और उसी पे ताली बज गई। तो यहाँ पे कोई क्या बोल रहे कोई फर्क नहीं है, बस वाइब आनी चाहिए, डायलॉग भले ही कितना ही बेकार हो। ठीक है। तो ये 2 सप्ताह का जो समय होता है ना वो चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में क्या होता है, जो कैंडिडेट है वो मतदाताओं के साथ संपर्क करते हैं, और इसी टाइम पर आप देखते होंगे हाथ जोड़ के ये सारे लोग आपको गांव में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है। स्पीच वगैरह देते हैं, राजनीतिक पार्टी अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। ठीक है, यही सब चलता है। इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, मैं बता तो रहा हूं 30,000 करोड़ रुपया। समझ रहे हो कितना ज्यादा खर्च होता है। एक ये मामला बीच में आया हुआ था वीवीपैट का, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक और ज्यादा अपडेटेड वर्जन है। पहले क्या होता था, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ईवीएम से जब चुनाव होता था तो लोग ये कहते थे कि मैं वोट किसी और को दे रहा हूं, वो जा रहा है किसी और को। लोगों का ऐसा मानना था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक काम करो, वीवीपैट लेकर आओ, उसमें 7 सेकंड तक आपको दिखाई पड़ेगा कि आपने जिसको वोटिंग करी है वो 7 सेकंड तक विजिबल हो जाएगा, आप देख लेंगे। तो इससे ये वाला कंफ्यूजन दूर हो गया। लेकिन इसमें भी खामियां निकालनी शुरू हो गई कि उसके बाद भी बदल दिया जाएगा। ठीक है। और जब भी जैसे मान लो कोई पार्टी सत्ता में है, अगर वो पार्टी हार जाए तो फिर वो हमेशा यही ब्लेम करने लगेगी कि जो सामने वाली पार्टी जीत कर आई है उसने क्या किया है, धांधली की है। वो जब सेकंड टर्म जीते थे मोदी जी 2019 में जो चुनाव हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी यही तो लगातार कह रही थी ना कि ईवीएम में धांधली हुई है। हालांकि 2024 में वो मुद्दा उतना नहीं चला, सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार इसका मामला भी गया। अभी मैंने इसमें 2024 में जो यूट्यूब पर द हिंदू के लेक्चर्स पढ़े होंगे, मैंने उसमें बहुत अच्छे से इसको डिराइव किया था कि सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये मामला पहुंचाया जाता था कि ये जो वीवीपैट वाली कहानी है इसमें कुछ रिस्क है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहती थी कि इस पर बहुत अच्छे से ट्रायल हो गया है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे से ट्रायल किया है, अब इसमें किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं। तो मतलब फाइनली ये है कि बहुत ही निष्पक्ष काम कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान बड़े स्तर पर खींचना चाहती हैं, बड़े मुद्दों पर, और इसमें काफी ज्यादा लकी कह सकते हैं आप, बीजेपी को बहुत लकी मान सकते हैं कि उसके पास कुछ ऐसे ऐसे बचे कुछ मुद्दे थे जो उसने
फाइनल किया। जैसे मान लो ये 370 वाला मुद्दा था, अयोध्या राम मंदिर, तो ये बहुत दिनों से चल रहा था ना, 1992 से ये चला आ रहा था राम मंदिर का मुद्दा। और कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी लिबरल है, ठीक है, थोड़ी लिबरल पार्टी है, वो बहुत ज्यादा धर्म पर ध्यान नहीं केंद्रित करती है। हालांकि उसकी अपनी भी खामियां, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी बहुत परफेक्ट है, यहाँ सारी पार्टीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। लेकिन भारत की अधिकतर जनता अभी जो स्थिति है, मैं तो कह रहा हूं पहले से बुरी स्थिति हो गई है धर्म के मामले में। अभी लोगों के अंदर कट्टरता बढ़ती जा रही है। अभी हर हर आदमी अपने धर्म और जात की बात कर रहा है, पहले स्थिति नहीं थी ये। अब ये डेवलपमेंट जो है, ये डेवलपमेंट सकारात्मक तो नहीं है, लेकिन इस डेवलपमेंट का फायदा पार्टीज उठाती हैं, वो आपके मन में चीजें भरेंगी। अभी मैंने एक वो देखा अपडेट, उसमें पता चला कि 100 मिलियन लोगों से ज्यादा ने कुंभ में अब तक नहा लिया है, 100 मिलियन से ऊपर। समझ में आई बात? तो the voter verifiable paper audit trail machine allows you to see a printed slip for 7 seconds showing the serial number, name and symbol of your chosen candidate। मतलब जिस कैंडिडेट को आप चुनते हैं 7 सेकंड के लिए वो विजिबल होता है, ठीक है। इससे आपको पता लग जाता है कि हमने जिसका चुनाव किया है ये वही कैंडिडेट है, ठीक है। तो 1971 में जब पार्टी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो उसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उसी टाइम पर एक घटना घटी थी, आपको पता होगा, भारत ने अमेरिका से संपर्क किया था अनाज के लिए, उसी के आसपास की घटना है। और उसमें अमेरिका ने इनकार कर दिया था हेल्प करने के लिए भारत की। और जो अनाज वगैरह आया भी था उसकी भी स्थिति बहुत खराब थी। तो फिर इंदिरा गांधी ने कहा था कोई बात नहीं है, हम अपने देश में ही कुछ ऐसा काम करेंगे कि हमें आगे आने वाले समय में इस तरीके का कोई मांग नहीं करनी पड़े या किसी देश से भीख न मांगनी पड़े, ठीक है। तो फिर वही उसी के बाद एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन होता है, कृषिगत क्रांति होती है, जिसमें भारत खास करके गेहूं और चावल पर ज्यादा फोकस करता है, और जो पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है उनको बहुत फायदा हुआ इसमें। और उसी के बाद भारत ने इतना अधिशेष उत्पादन कर लिया कि उसके बाद से फिर कभी किसी और देश से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। ये अलग ही चीज है कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी कर दिया बहुत लोगों को, ठीक है। और उस टाइम पर हम लोग HYV जो वैरायटी थी उसका इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। फिर 1977 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जयप्रकाश नारायण ने, जनता पार्टी ने नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ। और इनके इस नारे देने का एक बड़ा रीजन भी था। ये एक तो 1975 का आपातकाल था, और 1976 का 42nd अमेंडमेंट एक्ट भी बहुत बड़ा रीजन था इसका। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसने भी बड़ा योगदान किया था इन सब चीजों में, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें इसमें थी, जैसे तो जो 1975 का आपातकाल था उसमें मूल अधिकारों को पूर्ण रूप से निलंबित कर दिया गया था, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और उस टाइम पर एक केस आया था 1975 में, ADM जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला। उस केस में तो कोर्ट ने भी बोल दिया था कि सरकार ऐसा कर सकती है। तो ये और बड़ी बुरी बात हो गई। इसलिए बुरी हो गई क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि न्यायपालिका के ऊपर किस तरीके से सरकार का कंट्रोल है, कि न्यायपालिका खुलकर बोल भी नहीं रही थी। और जिन लोगों ने खुलकर बोलने का प्रयास किया, आगे आने वाले समय में सरकार ने उनके साथ नुकसान कर दिया। जैसे वो मैंने बताया था ना, मुख्य न्यायाधीश वाला जो वरिष्ठता का मामला था, उसका भी उल्लंघन किया गया उसी टाइम पर। क्यों किया गया? क्योंकि इन लोगों ने सरकार के खिलाफ अपने निर्णय दिए थे। तो आप समझो कि उस समय सरकार क्या कर रही थी, उसमें सरकार सभी तंत्रों पर बहुत खतरनाक कंट्रोल था। इसीलिए लोकतंत्र बचाओ का मतलब क्या हुआ, उसी टाइम पर डेमोक्रेसी खतरे में थी। सही मायने में क्यों खतरे में थी? क्योंकि जितने भी संस्थान थे, डेमोक्रेसी के जो मेन पिलर्स होते हैं, वो सारे पिलर्स खतरे में थे। सबसे बड़ा पिलर क्या होता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका खतरे में थी। न्यायपालिका खुलकर अपना निर्णय नहीं दे रही है, खुलकर अपनी बात नहीं कर पा रही है। वो तो धन्य मनाइए मेनका गांधी केस का, उसके बाद से न्यायपालिका को थोड़ी ज्यादा ताकत मिल गई, क्योंकि उससे पहले सिर्फ कार्यपालिका पर कंट्रोल करने का पावर रखती थी न्यायपालिका, कि कार्यपालिका कोई भी काम कर रही है वो सही ढंग से कर रही है कि नहीं, ये न्यायपालिका कर सकती है। उसी को न्यायिक समीक्षा कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर बाद में जब मेनका गांधी केस आता है, और उसी केस में विदेश यात्रा जाने का अधिकार शामिल हुआ अनुच्छेद 21 में, ठीक है, उस टाइम के बाद से न्यायपालिका के पास ये क्षमता आ गई कि न्यायपालिका विधायिका पर भी कंट्रोल कर सकती है, कि विधायिका कोई ऐसा कानून बना दे
ऐसा कोई कानून बना दे जो नागरिकों के लिए नुकसान कर सकता हो, उस कानून पर भी जांच करने की क्षमता जो है न्यायपालिका में आ गई थी। और असली मायने में न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा वही होती है। देखो, न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, पहले तो ये कि उस कानून को सही ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूशन सही हो रहा है कि नहीं। दूसरी चीज, जो कानून बन रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो कानून ही नुकसानदायक हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो कानून ही मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो या संविधान के संगत ना हो। ठीक है, आपने अनुच्छेद 13 तो पढ़ा ही होगा। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि संविधान से पूर्व बनाई गई जो विधियां हैं, मतलब जो संविधान से पहले कानून बनाए गए हैं, वो कानून अगर मूल अधिकारों से असंगत होंगे तो उन कानूनों को हम क्या मान लेंगे, खत्म मान लेंगे। उसको हम बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, कि मतलब ये जो संविधान से पहले विधियां बनाई गई हैं, उन उन विधियों में वो हिस्से जो मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हो, उन विधियों को मूल अधिकार ढक लेगा। और तब तक ढका रहेगा जब तक मूल अधिकार स्वयं से ऐसा ना हो कि मतलब बाद में कोई चेंज हो जाए मूल अधिकार में, तो वापस से वो विधि वापस से एक्टिवेट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। और एक दूसरा है जिसको हम बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। उसमें ये कहा गया कि अगर मान लो स्वतंत्रता के बाद कोई कानून बन रहा है और कानून का कोई हिस्सा अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो, तो उस हिस्से को काट कर हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। और अगर उस हिस्से को काट कर अलग करते हुए ऐसा लग रहा है कि पूरा कानून ही बेकार हो गया, तो पूरे कानून को ही हटा देंगे। ये मत सोचना कि दया करके नहीं, चलो ठीक है तुम बेकार हो जा रहे हो, चलो काम चलाते हैं, ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर आपके हाथ में कैंसर हो जाए तो क्या करेंगे, अब आप ये थोड़ी सोचेंगे कि अरे यार इतना ही दूर तो कैंसर हुआ है, इसके लिए पूरा हाथ क्यों काट दें। अगर नहीं काटेंगे थोड़े दिनों बाद यहाँ भी आ जाएगा कैंसर, तो काट कर हटा देंगे, उतना हिस्सा काट के अलग कर दिया। तो यही है पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है। क्योंकि अगर आज नहीं काटेंगे तो कल क्या होगा, कल पूरे शरीर में फैल जाएगा। वो सिर्फ कैंसर ही नहीं, कोई रोग भी हो सकता है। वैसे ही उस कानून को, जो कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, उसको काट के अलग कर दे। ये दो बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आर्टिकल 13 क्लास 1 एंड 13 क्लास 2 में ये मेंशन किया गया है, ठीक है। और मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो 1977 का जो जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, वो असल में उसका मेन आइडिया यही था कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है, उन संशोधनों में जो जो बातें ऐसी हुई हैं जो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है, उन सारी चीजों को हम क्या कर देंगे, बदल देंगे और उनको संशोधित करेंगे। ये चुनाव का मुद्दा था। इसीलिए जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा था, लोकतंत्र बचाइए। क्योंकि 1975 के आपातकाल ने और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया था, लोकतंत्र पर गहरा आघात किया था, ठीक है। और हुआ भी वही, जब 1977 में चुनाव हुआ तो जनता पार्टी सरकार में आई कि नहीं, और फिर हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978, और उसमें आप जाके कंपैरिजन करके पढ़िए। 42nd एक तरफ करिए और दूसरी तरफ 44th, फिर दोनों को कंपेयर करके पढ़िए कि जो जो चीज इसमें की गई है उसी का जस्ट उल्टा इसमें हुआ है। जैसे अगर इसमें कह दिया गया है कि नहीं, राष्ट्रपति के पास कोई ताकत नहीं है, वो मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए मजबूर है, तो 44th में कह देगा कि एक बार रिटर्न कर सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। समझ आई बात। तो जब कंपेयर करके पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि असल में लड़ाई सच में डेमोक्रेसी की थी, और जनता पार्टी ने वो काम किया भी था। ये अलग बात है कि बहुत सारे मुद्दों पर जनता पार्टी सरकार को खुश नहीं कर सकी, फिर वापस से कांग्रेस पार्टी आ जाएगी उसके बाद। समझ आई बात। तो ये 1977 में लोकतंत्र बचाओ का जो है मामला, ये होता है जयप्रकाश नारायण और वामपंथी दलों ने भी 1977 में जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें जमीन जोतने वालों को नारा दिया था। फिर 1983 में एनटीआर जो थे, एनटी रामा राव, उन्होंने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। तो एक प्रकार से उस क्षेत्रीयता को दर्शाता है। तेलुगु स्वाभिमान मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर के, कि वो हमारे स्वाभिमान की भाषा है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, उसको दिखा रहा है, ठीक है। तो नेताओं के पास तरह तरह के विचार होते हैं अपने आप को आगे करने के लिए, ठीक है। ये एनटीआर वही है जो हमारे इस समय आप जानते होंगे, एनटीआर जूनियर जो एक्टर है, उन्हीं के पिताजी हैं, ठीक है। समझ आई बात। ठीक है, अब देखिए आगे समझते हैं।
लोकतंत्र में क्या होता है, राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए छोड़ देना ही सबसे बेहतर होता है, और सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले इसके लिए कई बार दखल देना भी जरूरी है। क्योंकि जो पार्टी सत्ता में हो सकता है वो प्रचार के अलग अलग तरीके अपनाए, और उन तरीकों से नुकसान हो सकता है उस पार्टी का जो सत्ता में नहीं है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई, जो सत्ता में नहीं उसके पास पावर नहीं है, और उसके पास पावर नहीं है तो वो सही मायने में ऐसा हो सकता है कि उसको दबा दिया जाए सरकार के द्वारा, गलत गलत उसके खिलाफ केसेस लगा दें। हो सकता है ना, बहुत बार हुआ भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कई बार जो इलेक्शन कमीशन है बहुत सारे आधारों पर क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है चुनाव प्रचार के दौरान। जैसे एग्जांपल के रूप में मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, ये सब नहीं कर सकते आप। किसी चुनाव में मुझे याद आ रहा है कि ऐसा किया गया था, मतदाताओं को धमकी दी गई थी, और कहीं नहीं याद आ रहा हो तो फिल्म में तो जरूर ही देख लेंगे आप कि ऐसे कान पे बंदूक लगा दिया जाता है कि आप इसको नहीं वोट देंगे तो फिर आपको उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, अभी डेमोक्रेसी में सब पॉसिबल नहीं है, नहीं तो हो सकता है कोई बड़ी चीज पाकिस्तान में हो सकता है, इंडिया की गारंटी नहीं है, बट इट विल हैपन इन पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान की अपनी स्थिति दूसरी है। अभी जब भारत ने चंद्रयान छोड़ा था, तो जब चंद्रमा की सतह पर ये चंद्रयान लैंड करता है, तो फिर वहां पाकिस्तान वाले कहते हैं हमको चंद्रमा पे जाने की जरूरत ही क्या है, हम खुद ही चंद्रमा पे रहते हैं, यहाँ पे गड्ढे हैं हर जगह, लाइट है ही नहीं, पीने को पानी नहीं है, तो फिर चंद्रमा पे हम ऑलरेडी हैं, हमको जाने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, जात या धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये होता है, पता नहीं कैसे कागज पे लिखा हुआ है, लेकिन होता तो है, सही बात है, हर जगह ऐसा होता है। अरे यही योगी जी जो अपने हैं अभी जब मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो योगी जी थोड़ा सा नम स्वभाव के हो गए। हालांकि वो बस थॉमस हॉब्स और एक और विचारक थे, उन्होंने कहा था कि, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि राजा दिखने में कैसा होना चाहिए, एकदम से नरम स्वभाव का, दिखने में एकदम नॉर्मल होना चाहिए, कि उससे ज्यादा दयालु कोई नहीं है, उससे ज्यादा नम्र स्वभाव का कोई नहीं है, लेकिन अंदर से कैसा होना चाहिए, अंदर से कपटी होना चाहिए, लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर गांव के गांव तबाह कर देने वाला राजा होना चाहिए, समय पड़ने पर, कि अगर बात अपने देश की आ जाए, ठीक है, तो सोचिए। और ये सब नेता वैसे ही उसी राजनीति को फॉलो करते हैं लोग, और बस वहां पर ये है कि वो अपने राज्य को बचाने के लिए, यहाँ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, दोनों में बस बेसिक डिफरेंस है। वहां उन्होंने कहा था कि राज्य को बचाने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक आप जा सकते हैं, किसी भी हद तक, और यहाँ पर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रेट फिलोसोफर्स। समझ आई बात। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, लाल बत्ती नीली बत्ती सबका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, कि पता चला लोग डर के मारे वोट दे देंगे कि आज वोट नहीं दिया तो कल जेल में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा हुआ भी, मैक्सिको के चुनाव में ऐसा हुआ था एक बार, कि लोग डराते हैं कि अगर आप हमको नहीं वोट देंगे तो फिर आपकी नौकरी क्या कर देंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे। अब ये लेटेस्ट है, एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा, इसको मैंने एडिट करके लेटेस्ट कर दिया है, कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 95 लाख रुपए विधानसभा लोकसभा के लिए और 40 लाख रुपए विधानसभा के लिए, इससे ज्यादा नहीं खर्च कर सकते इन ए पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी। ये बस एक भ्रम है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, हम लोगों के लिए भी ज्यादा है, लेकिन दुर्भाग्य से नेताओं के लिए कुछ नहीं, वो अपने नाश्ते में खा जाते हैं इतना सुबह के। पुष्पा 2 देखा है आपने ना, जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि कितना पैसे की क्या कीमत है वहां पे, 400-500 करोड़ तो मामूली चीज है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अगर चुनाव हुआ, उसमें कुछ मिसकंडक्ट हुआ, कुछ गलत चीजें हुई, तो जो भी चुनाव में दोषी पाए जाएंगे उनके चुनाव को क्या कर दिया जाएगा, रद्द घोषित कर दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे 1975 में इंदिरा गांधी जी का रद्द कर दिया,
गांधी जी कह देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। गांधी जी अलग है, इंदिरा गांधी जी एकदम अलग है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, गांधी जी तो इतने अच्छे आदमी थे, उन्होंने कहा कि जब भारत आजाद हो गया तो अब कांग्रेस पार्टी को विघटित कर दीजिए, हटाइए उसको। इतने समझदार, इतने दूरदर्शी व्यक्तित्व थे कि उन्होंने कहा कि अगर ये कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी तो इसको कोई हरा ही नहीं पाएगा। और वो ये सच है भाई, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में इतना काम किया हुआ है, जिसके नेताओं ने अपना पूरा सब कुछ कुर्बान कर दिया है, वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनसे कोई जीत पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। और उसका इतना असर हुआ 60 सालों तक वो चलता रहा। और अभी भी आज भी कुछ वोट उन्हीं उसी के नाम पे मांग लिए जाते हैं। सोचिए, अभी तो और आगे भी चलेगा। वो तो धन्य मनाई बीजेपी सरकार का, जिसने एक एक पॉइंट उठा दिया कि नहीं नहीं, ये नहीं, आप जिन अम्बेडकर के बारे में आप इतना परेशान है, उन्हीं अम्बेडकर साहब को आप हराने के लिए अलग अलग चालें चलते थे। मुंबई से कई बार चुनाव हरवा दिया अम्बेडकर जी को, ये सच बात है, इसमें कोई शंका नहीं। तो वो अलग अलग चीजें पॉलिटिक्स चलती रहती है, वो कैसे भी करके बस तुष्टीकरण होना चाहिए, बस इतना ही है। ठीक है, हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को ये सब करने की मनाही, जैसे चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते। वायदे करने पर भी मनाही। कम से कम वादा तो करने दिए होते आप। ये तो हमको पता है वो नहीं होने वाला है। और अगर ये वाली मनाही खत्म कर दी जाए ना, तो ऐसे ऐसे वायदे करेंगे मंत्री लोग कि कहेंगे कि अरे मुझे जिता दीजिए, मैं आपको चंद्रमा पे फ्लैट दिला दूंगा। बस एक बार जितवा तो दीजिए, वहां आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मंगल पे दिलवाएंगे फ्लैट। ठीक है, अगर आपको चंद्रमा या मंगल पर जाना है, उस टाइम पर आप सिग्नेचर करवा सकते हैं इनसे। ठीक है, अब ये हो गया चुनाव का प्रचार भी हो गया। अब आते हैं मतदान पर। ठीक है, मतदान होते हुए किसने देखा है? किसने किसने देखा है? सिर्फ इतने ही लोगों ने, और किसी ने नहीं देखा है? आपने नहीं देखा है? आपने? कितने लोग 18 साल से ऊपर हैं? अरे भाई हाथ उठाइए जितने लोग हो। बस इतने ही लोग हैं? बहुत ज्यादा लोग हैं। तो सलोनी जी, अभी आप 18 साल की नहीं हुई है? अच्छा। तो इन लोगों में से कितने लोगों ने अभी तक मतदान किया हुआ है? अभी हाल ही में 18 साल के हुए हैं क्या आप लोग? तो मतदान क्यों नहीं कर रहे थे? इंटरेस्ट नहीं था? क्यों नाम नहीं है? तो वो वाला काम करवा लीजिए। ठीक है, कम से कम नागरिक होने का कुछ तो कर्तव्य निभाइए। किसी सीधे आईएएस ही बनना है कि अब आईएएस बनेंगे तभी वोट डालेंगे, उससे पहले नहीं। और एक साथ 5-6 वोट डालेंगे जाके, 4-5 सालों का मिला के बैकलॉग के साथ। देखिए, चुनाव का ये आखिरी चरण होता है। ठीक है, और मतदाता इसमें क्या करते हैं? इसी समय आप उन दादी अम्माओं को भी देखेंगे जिनको आप कभी नहीं देखते थे। आप गांव में जाएंगे ना, तो ऐसे ऐसे लोगों को देखेंगे जिनको आपने कभी जीवन में नहीं देखा है। वो उठ उठ के जाएंगे देश के सबसे बड़े पर्व में भागीदारी करने। फिर देश का सबसे बड़ा चूना लगाने वाला पर्व जो होता है, ये इससे बड़े स्तर पर चूना कभी नहीं लगा है किसी का। ठीक है, इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं, और मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। और ये स्कूल वगैरह बनाए जाते हैं, आप तो इतना जानते ही होंगे। ठीक है, जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगाते हैं। वो काला निशान होता है कि लाल कलर का होता है, और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। अब इस पर लड़ाई मत करिए। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान के केंद्र के अंदर बैठने की इजाजत होती है। जितने भी पार्टी का उम्मीदवार है
उनके जो एजेंट होते हैं वो मतदान केंद्र के अंदर बैठते हैं कि कहीं कोई धांधली तो नहीं हो रही, ऐसा करने के लिए, ठीक है। और वो खुद धांधली करते हैं वहां जाके। वो दादी अम्मा को बुला के लाएंगे, चलिए वोट दीजिए, और कहेंगे उसी उसी वाले बटन को दबाइए। दादी अम्मा कह रहे किसको, तो आके ऐसे हाथ से ये लीजिए, हो गया काम। अब दादी क्या पता, 3 साल से ज्यादा उनको रहना नहीं है, पता चला दादी का अंतिम बार ये मतदान हो रहा है, तो दादी से क्या ही मतलब है कि कांग्रेस को वोट जा रहा है कि बीजेपी को जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है, बस दादी को सुर्ती खाने को मिल जाए बस। और जिस एजेंट ने सुर्ती खाने को दे दिया, वोट हो गया। ये सब एकदम ग्राउंड रियलिटीज बता रहा हूं आपको, धरातलीय स्थिति, ठीक है। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अपने अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर, ये पुरानी स्थिति थी, जाहिर करते थे, लिखा हुआ है, पुरानी स्थिति है। जब से ईवीएम आ गया ये सब झंझट खत्म है, ठीक है। अब मतदान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होता है, तो वहां पर प्रक्रिया दूसरी है, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि क्या हमारे देश में चुनाव करवाना बहुत महंगा हो गया है, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो ये आंकड़ा आपको दिखाया जा रहा है 2014 के लोकसभा चुनाव का, ठीक है, सॉरी। मेरे को पता नहीं था भाई, बस मैंने जो कर दिया उसी का उल्टा कर दिया। इसी को कहते हैं कॉमन सेंस। ठीक है, अब ये प्रूफ तो हो गया कि मेरे पास कॉमन सेंस है। तो 2014 का जो चुनाव हुआ था उसका पूरा इसमें एस्टिमेट दिखाया जा रहा है कि सरकार ने करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च किए इस पे। कितने खर्च किए? लेकिन अगर पार्टी की बात करेंगे तो पार्टी का मामला दूसरा ही है। पार्टी 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर देगी, मतलब एक मतदाता पे 500 रुपए खर्च हुए, और यहाँ सरकार एक मतदाता पर 40 रुपए खर्च कर रही है, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि इतना पैसा खर्च हो रहा है, वो भी हर 5 साल पर, तो ये क्या बहुत खर्च नहीं हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। तो फिर चुनाव कैसे होगा अगर नहीं होगा तो? ये किस चीज का है? अरे भाई चुनाव प्रचार है, जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं उन सबको पैसा जाता है ना, बहुत सारी चीजें हैं, मतदान केंद्र बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनती है, एक खर्चा है, बहुत ज्यादा खर्चे हैं। नहीं, ये तो पार्टी का खर्चा है, ये ऊपर वाला जो है 3500 करोड़ रुपए सरकार का है। ये तो चंदा वगैरह से मिल जाता है, बिजनेसमैन चंदा देते हैं, हाँ। चलिए अब आपको वास्तविक स्थिति दिखाते हैं। देखिए, अभी आपको लग रहा था बहुत ज्यादा खर्चा है, अब इधर देखिए आप। चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ होता है, और मुल्क हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता। अब इस खर्च की तुलना करें, 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदी थी, और एक पनडुब्बी कितने की है? 3,000 रुपए, सॉरी 3,000 करोड़ रुपए की। ऐसी जगहों पर अगर मैं कुछ ऐसे बोलूं तो आप उसमें करोड़ अपने आप लगा लीजिए, ठीक है। तो अब 6 में 3,000 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 18,000 करोड़ हो गया ना। तो ये तो 18,000 करोड़ हो गया सिर्फ 6 पनडुब्बी का, ठीक है। और दिल्ली में 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें कितना खर्च हुआ था, अब बताइए कितना? तो वो मैं अभी देखो राष्ट्रमंडल खेल पे आ गया हूं, कंपैरिजन हो रहा है, तो आप देख रहे हैं इसमें भी तो खर्चा हो ही रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खर्चा इतना तो होता ही है, उतना तो करना ही पड़ेगा।
आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, एक ऐसा त्योहार जिसमें 140 के 40 करोड़ लोग सम्मिलित हो रहे हैं और बड़े स्तर पर चूना लग रहा है, तो उसमें इतना तो खर्चा लगेगा। इतने का चूना नहीं खर्च हो जाएगा, 30,000 का। ठीक है, अब ये देखिए 2014 का चुनाव परिणाम एक है। मैंने आपको बताया था ना पिछले टॉपिक में, गुलबर्गा एक जगह है कर्नाटक का, वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के मेंबर हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और वो जीत भी गए थे। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनका जो वोटों का परसेंटेज है वो 50.82% है। अच्छा, इसमें से कोई बताएगा कि ये जो विधानसभा लोकसभा का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, कैसे लोग जीतते हैं? इसमें कोई है बताने वाला? इसमें मतलब प्रक्रिया क्या होती है, कैसे किसी को विजयी घोषित किया जाता है, किस आधार पर? बताइए अमन जी, बताइए आप बताइए, बहुमत क्या होता है? बहुमत तो मतलब 50% हो गया ना, आधा से ज्यादा। सामान्य बहुमत 50%। और कोई? लग रहा है आप लोग पॉलिटी भूल चुके हैं और रिवाइज करिए उसको। आप बताइए, आप कुछ बता रही थी। हाँ, विधानसभा का ही बताइए। हम्म, हाँ, आप भी तो वही बात कर रही हैं, घुमाऊ ले दे के वही बता रही हैं आप भी। चलिए आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल छोटा सा देके समझा रहा हूँ। जैसे मान लो सदर है, आजमगढ़ सदर लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ पे मान लो 4 कैंडिडेट हैं, ABCD 4 कैंडिडेट, और टोटल 100 मतदाता है, 100 इलेक्टर्स। अब मान लो एक 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 कैंडिडेट को मिल गया 40 वोट, दूसरे कैंडिडेट को मिल गया 20 वोट, तीसरे कैंडिडेट को मिल गया 15 वोट, और दूसरे कैंडिडेट को मिल गया 25 वोट। टोटल कितना हो गया? 100 हो गया भाई। अब बताओ कौन जीता इसमें से? क्या उसने 50% वोट हासिल किया है? तो फिर आपका तो मामला फेल हो गया। आधा ज्यादा कहाँ, 100 का 40 आधा होता है। अरे भाई, आप पार्टी बनाने चले गए, मैं अभी एक कैंडिडेट के चुनाव की बात कर रहा हूँ। अभी पार्टी मत बनाइए, अभी एक ही लोग जीते हैं तो आप इतने में सरकार बना लेंगे। अभी पहले एक पार्टी का बताइए, एक कैंडिडेट का। तो 100 में से 40 हो गया। अब कहो तो इसको और कम कर दें। चलिए ठीक है, 100 वोट है, जिसमें से 40 वोट जो है उसको अवैध घोषित कर दिया गया। अब बचा कितना? अब एक कैंडिडेट को 20 वोट मिला, दूसरे कैंडिडेट को 10 वोट मिला, एक को 15 मिला। ठीक है, टोटल कितना हुआ? 35 हो गया ना। 35 ज्यादा हो गया, 45 हो गया। और जो बचे हुए हैं उनको उसी में बांट दीजिए 8-7 करके। ठीक है, अब कौन जीत गया? अब पूरे 100 का कितना परसेंट हो गया? ये बहुमत की धज्जियां उड़ गई कि नहीं? और वो जो मान लो ए वाला कैंडिडेट था, उसको 20 वोट मिला था, वो जीत गया। अब बताइए आप, ये होता है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की पद्धति। ये जो 50% वाला आप बता रहे हैं, ये राज्यसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में लगता है। ठीक है, 50% प्लस 1, उसको हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, तो थोड़ा पॉलिटी के सिस्टम को और अच्छे से रिवाइज करिए, नहीं तो वो उस पर धूल पड़ जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। ठीक है, इसमें दिखा रहा है देखो, मल्लिकार्जुन खड़गे। अब इसमें आप इससे कंफ्यूज हो गए कि इनको 50% वोट शेयर मिल गया। ये वोट शेयर तो और भी कम हो सकता था ना, ये सिर्फ वोट शेयर दिखा रहा है कि इनको 50% वोट शेयर मिल गया, जीत यही गए। देखो एक व्यक्ति है, इसको 43% मिला था, ये भारतीय जनता पार्टी के थे। ये 2014 का चुनाव है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे समझ लो अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा मजबूत रहे होंगे, तभी जीत पाए। नहीं तो उस चुनाव में बीजेपी से कोई जीत रहा था। और देखो दूसरा कैंडिडेट भी जीत रहा है,
इनका नाम भी कभी मैंने नहीं सुना हुआ है और शायद वहां के लोग भी नहीं सुने होंगे, लेकिन वो मोदी जी के नाम पे दे दिए। ठीक है, समझ आ गई बात? तो वोट शेयर कितना भी हो सकता है, बस उसमें शर्त ये है कि सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेगा उसी को जीता हुआ मानेंगे, बस इतना समझ लो। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट सॉरी पहले आओ पहले पाओ, वो वाला है कि जो सबसे पहले सबसे ज्यादा वोट पा जाएगा वही जीत गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो भारत में चुनाव होते हैं क्या वो लोकतांत्रिक हैं? आपका क्या मानना है? जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक हैं? कितने लोगों का मानना है कि जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक नहीं है? कोई है इसमें? कोई तो होगा बागी। कोई बागी नहीं। कोई ऐसा है जो बीजेपी का कट्टर विरोधी है यहाँ पे? कोई नहीं है। देखिए, कई बार हम लोग बहुत सारी न्यूज पढ़ते हैं, बहुत सारी खबर पढ़ते हैं कि चुनाव में ये धांधली हुई, लेकिन वो धांधली होती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर होती है, मतलब बड़े स्तर पर नहीं होती। अगर बड़े स्तर पर होती तो एक दिक्कत होती, बड़े स्तर पर नहीं हो रही है तो इसलिए बहुत दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, ये एक है। ये सब पहले की दिक्कतें थी। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की, मतलब ये कहा गया है कि भाई आप सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये कहा गया है कि आप अधिकारियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी करते हैं इस्तेमाल। लेकिन वो बड़े स्तर पर अब ये नहीं कि मोदी अपने साथ ये काम करने लगते हैं, वो छोटे मोटे लोग जैसे होते नहीं बाहुबली टाइप के अपने क्षेत्र में, वो कहते हैं ये हमारे क्षेत्र पर कब्जा, हमारा इस क्षेत्र पर कब्जा है, तो उन लोगों के लिए छोड़ दो। छोटे मोटे स्तर पर होता है इसलिए स्वीकार्य है, बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं होती है। अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, ये भी होता है। साड़ी बांट देते हैं गांवों में, तो 500 रुपए और साड़ी बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? और रात में फिर वो वाला भी काम करते हैं, सोमरस का भी वितरण करते हैं। उनका बस चले तो वो मतदान केंद्र से पहले एक केंद्र बना दे, सोमरस केंद्र, और उसी केंद्र से आप पहले पवित्र हो गए ऐसे निकलेंगे, मतलब ऐसे गेट बना होगा, आप इधर से जाएंगे फिर वो सुरापान करके आप ऐसे जाएंगे। पता नहीं सुरा का क्या मतलब होता है, सॉरी वो शायद दूसरा मतलब हो गया। ठीक है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। वो सोमरस का पान करके आगे बढ़ जाएंगे, फिर वोटिंग देके वोट करके आप वापस आ जाएंगे। अच्छा, नेताओं को ये नहीं पता होता कि जो ज्यादा पैसा लेता है वो कभी भी आपको वोट नहीं देता है। ये है, जो सबसे पैसा ले रहा है वो कैसे आप मान सकते हैं वो आपको वोट देगा? हो सकता है सबसे पैसा लेके नोटा पे बटन दबा के चला है। और उसको भी संतुष्टि होगी कि हमने घूस नहीं लिया किसी से भाई, अगर और ये भी उसको संतुष्टि होगी कि मैंने किसी के साथ धोखा नहीं लिया। सच्चाई तो है कि उसने सबके साथ धोखा किया। ठीक है, तो ये दिक्कत है। ठीक है, मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना, ये भी है। पहले होता था, अभी ये सब नहीं है क्योंकि अब थोड़ा परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो अब इन चीजों को आप पढ़ करके, इन चीजों को समझ करके आप बताएंगे कि सच में भारत में ऐसा होता है? किसी ने ऐसा होते हुए देखा है? सच बताना, किसने देखा है? आपने भी देखा है? अरे बाप रे, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अभी चल के रिपोर्ट करें क्या? आपने क्या देखा था? हाँ, अच्छा, पैसा वाला देखा था। किसी ने ये वहां पर फर्जी वोट डलवाने वाला देखा है? हाँ, आपके साथ हुआ है ऐसा? आपने वोट डाला भी है फर्जी? यूट्यूब पर जाएगी, क्लास रिकॉर्ड है।
मेरे को क्या दिक्कत है? ये किसने दिया था ये? अरे वो तो बहुत नॉर्मल चीज है। यहाँ एक आदमी 5-5 वोट भी देते हैं। अभी नहीं होता, पहले होता था। ये कह के पल्ला झाड़ना ही ज्यादा सही है। मैं तो भाई जाता हूँ, वोट दे के चला आता हूँ, मेरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप लोगों से मतलब होना चाहिए। आप लोग आगे चलकर सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपको अभी से जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा मत कहिएगा। मान लो इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ लिया गया, तो जिसने फर्जी वोटिंग करी है अगर उससे इंटरव्यूअर पूछ ले कि क्या आपने फर्जी वोटिंग की है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं की है। ये तो झूठ हो गया, फिर आपने धोखा दिया, इंटरव्यू पैनल को धोखा दे दिया आपने। तो झूठ मत बोलना कभी यार, भले वो फेल हो जाओ इंटरव्यू में, चलेगा। और अगर सही बोलोगे तो फेल नहीं होगे, ये भी सच है। वो कहेगा यार इतना ईमानदार आदमी कैसे आ गया। वो कहेंगे भी कि आपको डर नहीं लगता कि आपका नंबर कट जाएगा इससे, या हो सकता है आप फेल हो जाएं, क्योंकि ये कृत्य सही तो है नहीं ना। ये तो एक क्या उसको बोलते हैं, दंडनीय अपराध। पता चला इंटरव्यू सीधे जेल। ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, बताइएगा मत, ठीक है। ये सब गलती से मत बताना कि मैंने ऐसा काम किया है, ज्यादा वाहवाही लूटने के चक्कर में कभी ये सब मत करना। कोई अगर ऐसा किया भी होगा तो सिर्फ पश्चाताप कर लो भगवान के सामने जाके, बताना मत किसी से, ठीक है। अब अगला सवाल है स्वतंत्र चुनाव आयोग का, कि चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता कितनी मायने रखती है किसी डेमोक्रेसी के लिए। अच्छा, किसी इलेक्शन कमिश्नर का नाम बता सकते हैं जो बहुत एक्टिव था अपने टाइम पे, जिसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, और उसके पद पर रहने के बाद ही आप ये पता लगाइएगा एक बार कि भारत में ऐसा कौन सा मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ है, या ऐसे कौन से लोग हुए हैं जिन्होंने अच्छा काम किया। ठीक है, नाम तो सब लोग सुनते आए हैं, ठीक है, ये वाला काम करिएगा आप। ठीक है, देखिए चुनाव जो होता है उसमें बड़ा सवाल ये है कि जो चुनाव करवाने लोग हैं, वो करवाने वाले लोग हैं, वो कितने स्वतंत्र हैं, वो कितने फ्री हैं, ठीक है, वो कितने स्वायत्त हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। ये तो अभी फिलहाल तो भारत में लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारे चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो क्या वो फ्री है मौके पर? आप लोगों को जानकारी है कुछ? आपके हिसाब से चुनाव आयोग स्वतंत्र है कि नहीं? इसका मतलब सरकार पर उसका कोई नियंत्रण, मतलब सरकार का नियंत्रण नहीं है उस पर, वो किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती। एक बार राष्ट्रपति चुन लेते हैं अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को, फिर उनको हटाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, आप कोई भी बड़ा पद हो, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो, ठीक है, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, द रिमूवल प्रोसेस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर इज वेरी टफ। यू कैनॉट रिमूव देम इजिली। अगर उनको हटाना होगा तो बहुत कठिन काम है हटाना, और ये प्रोसेस ही इसलिए बनाई गई है कि जब किसी को हटाने में दिक्कत हो तो इसका मतलब आप उसके ऊपर अनावश्यक दबाव नहीं डाल सकते, और जिसको हटाना आसान हो उसके ऊपर अनावश्यक दबाव डाला जा सकता है, कि आप उसके अंदर डर पैदा कर देंगे कि देखो काम मेरा ठीक ढंग से करो, नहीं तो हटा दिए जाओगे। तो अगर किसी से अच्छा काम करवाना है, फ्री काम करवाना है, तो उसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो हमारे भारत का निर्वाचन आयोग है उसके पास पावर्स भी अच्छी खासी है, पूरी दुनिया में लगभग बहुत ताकतवर माना जाता है भारत का चुनाव आयोग, और उसको हटाने की प्रोसेस भी बहुत कठिन है। और आपको पता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है आपका, स्वतंत्र चुनाव आयोग है हमारा। और एक बार जब चुनाव आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या निर्वाचन आयुक्त है, एक बार जब उनका चुनाव हो जाता है, नियुक्त हो जाते हैं वो, तो फिर वो सरकार या राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह भी नहीं होते, वो सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति
जवाबदेह होते हैं संविधान के प्रति, ठीक है। अगर शासक या सरकार को चुनाव आयोग पसंद भी ना हो तो भी इसको हटाना मुश्किल है, ठीक है। कई बार आप देखते होंगे कि कुछ सरकारी अधिकारी या सीएजी हुआ, आप देखते होंगे वो सरकार के खिलाफ भी कभी कभी बोल जाते हैं, और आपके मन में फिर ये डर बढ़ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको हटा दिया जाए, और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये सरकार के खिलाफ बोल रहा है। तो वो संविधान ही वो ताकत देता है। संविधान प्रोवाइड देम पावर टू स्पीच अगेंस्ट करप्शन, स्पीक अगेंस्ट गवर्नमेंट। वो किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनको संविधान शक्ति दे रहा है कि आप बोल सकते हैं। उनके पास अगर ये पावर नहीं होगी तो फिर वो फ्री होकर के काम नहीं कर पाएंगे। और दीज आर सम इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इफ दे विल नॉट वर्क फ्रीली, तो फिर आप यही समझिए कि डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी, फिर हमारे भी और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो दुनिया के शायद ही किसी चुनाव को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार मिले, इतना पावरफुल है ये। तो निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर के चुनावी नतीजा की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर नजर रखता है। यहाँ पर आप यहाँ तक कि आप ये भी देखिए कि जितने लोगों को रिक्रूटमेंट होता है पूरे चुनावी प्रोसेस के लिए, चाहे वो टीचर्स हो चाहे किसी भी प्रोफेशन के हो, वो अंडर में किसके रहते हैं? चुनाव आयोग के। सरकार के अंडर में नहीं रहते हैं, वो चुनाव आयोग के अंडर में रहते हैं। इसीलिए देखो, आप ध्यान रखिएगा, सामान्य दिनों में अगर आप टीचिंग करने नहीं जा पा रहे हैं तो आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन से अपना काम चला सकते हैं, लेकिन चुनाव में ये बहुत मुश्किल है कि आप एब्सेंट हो जाएं। अगर आप चुनाव के दौरान एब्सेंट हो जाए तो मे भी आप अपनी नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं। इतना खतरनाक चुनाव आयोग होता है। ऐसे तो नॉर्मल दिनों में आप 3-4 दिन न जाइए तब भी आपके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर आप चुनाव के दिन या चुनाव प्रोसेस में अगर आपका ड्यूटी लगा हुआ है, उस टाइम पर अगर आप ना पहुंचे तो फिर नुकसान आपका हो जाएगा बहुत ज्यादा। उसके लिए आपको बड़े मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे, बहुत, अगर आप बहुत ज्यादा रियल प्रॉब्लम में है तब, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। तो इतना ताकतवर होती है चुनाव आयोग। और सोचो, आप खुद ही कंपेयर करो कि अन्य दिनों में और वो चुनाव के दिनों में कितना बड़ा डिफरेंस है, कि अगर आप ड्यूटी मिस कर दें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आदर्श चुनाव संहिता कौन लागू करता है? इलेक्शन कमीशन ही करता है, और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है, मतलब वो कह सकता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। सरकार को, गवर्नमेंट को ये दिशा निर्देश दे सकता है। और इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। ये सब नहीं कर सकता। जैसे मान लो क्या होता है, कई बार सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग करते हैं। सरकारी अधिकारी कहते हैं कि हम इस समय इलेक्शन कमीशन के अंडर में हैं और हमसे कोई ऐसा काम मत करवाइए, लेकिन ये कहेंगे कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका तबादला कर देंगे। तो फिर एक डर आ गया ना फिर अधिकारी के अंदर। ये सारी चीजें मना करता है इलेक्शन कमीशन की आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर के निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। समझ आई बात? तो इसीलिए वो इतना ताकतवर माना जाता है चुनाव आयोग की। सोचो कि इस टाइम पर ये होता है कि आप सरकार के अंडर में काम नहीं कर रहे हो, इसमें आप इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम कर रहे हो। तो ये सब चीजें भी समझने वाली हैं। और पिछले 25 वर्षों के दौरान क्या हुआ है कि चुनाव आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है, साथ ही उसने अपने शक्तियों में विस्तार भी किया है। और अब यह आम बात हो गई कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उसकी गलतियों के लिए कई बार फटकार लगाता है, कई बार डांटता है। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वहां पर दोबारा से चुनाव करवाया है, दोबारा से चुनाव को करवाएंगे। और अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह पॉसिबल ही नहीं था कि कोई ऐसा काम कर दे। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से भी परेशानी होती है, क्योंकि उसको निर्वाचन आयोग के आदेश मानने पड़ते हैं और उसको आप नकार नहीं सकते कि नहीं हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर अपने काम से, अपने पद से आप हाथ धो सकते हैं, ठीक है। अब अगला मामला आता है चुनाव में लोगों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन। अच्छा बताइए आप लोग, भारत में एक सवाल है, भारत में कौन ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, अमीर लोग कि गरीब लोग?
बहुत सही कहा आपने। उसका कारण भी है ना, उसका कारण ये भी है कि आप समझो कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके पास अपनी शक्ति दिखाने का कोई मौका तो है नहीं। एक ही मौका मिलता है कि हम अपने मनपसंद व्यक्ति को चुने। तो इसलिए आप देखेंगे भारत जैसे देशों में आम लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, बड़े लोग नहीं करते हैं, वो उतना उसको भाव ही नहीं देते हैं। वो तो जो एक्टर वगैरह है ना, वो तो दिखाने के लिए वोटिंग करने जाते हैं कि हमारा लगे कि हम बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं। अंदर से उनका मन थोड़ी नहीं करता होगा जाने का, वो सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए सब काम करते हैं। बाकी हम लोग तो दिन रात लगे रहते हैं, हम अपने घर में ही अपना सर फोड़ सकते हैं। हो सकता है एक ही घर में 2 पार्टी के लोग हो जाएं और फिर खतरा पैदा हो सकता है। पता चला वो रात में सोया है, तकिए लगा के मार डालो उसे, एक वोटर कम हो जाएगा विरोधी पार्टी का। उसको लगेगा भी नहीं कि मैं हत्या कर रहा हूँ, उसको लगेगा कि मैं अपने पार्टी के हित में बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ और पार्टी मुझे अब टिकट दे देगी इसके लिए। ठीक है, तो सोचो आम लोगों में ये बात होती है। अरे सगे भाइयों में लड़ाई हो जाती है पार्टी के लिए। जैसे मान लो छोटा वाला भाई बीजेपी का समर्थक है, बड़ा वाला भाई अधिकतर चांस है कांग्रेस का ही समर्थक हो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग लोग कांग्रेस के ही समर्थक होते हैं। मेरी दादी भी कांग्रेस की ही समर्थक थी, क्योंकि उसमें कुछ करना होता नहीं, बस ये दिखाना होता है। ठीक है, और ये बहुत पॉपुलर चिन्ह है, मजाक बात नहीं है ये। इसका मतलब क्या होता है कुछ पता भी नहीं है। ठीक है, और कमल जो है, कमल का निशान कि कमल कीचड़ में खिलता है, वो उसका एक ऐतिहासिक मतलब निकल गया। तो इसलिए जो नए लोग हैं ना, वो बीजेपी के समर्थक है। मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो इस समय कल्चरल रिवोल्यूशन जिस तरीके का चल रहा है, आई विल नॉट से कि ये रिवोल्यूशन है, मुझे लग रहा है ये गर्त की तरफ लोग जा रहे हैं मेरे हिसाब से। मतलब कार्ल मार्क्स ने कहा था, बहुत पहले ही कहा था कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे व्यक्ति के संबंध जो है वो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा बोला था उसने। और उसने ये भी कहा था कि समय के अनुसार आर्थिक व्यवस्थाओं में भी बड़ा परिवर्तन होगा, कि जैसे पहले कृषिगत व्यवस्था चलेगी, फिर उसके बाद जैसे प्राइमरी सेक्टर चल रहा है, फिर सेकेंडरी वाले पे आएगा, फिर टर्शियरी, ऐसे ऐसे करके उसने कहा था कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे आदमी के अंदर बहुत सारी भावनाओं में, अब व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में संबंध तो बढ़ेगा, मतलब दूरी बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ बहुत फायदे भी होंगे। जैसे उसके बाद व्यक्ति ये धार्मिक और इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही वो वाली। यहाँ पे अब लोग जाति पर मामला ले लेते हैं कि बात जाति पर आ गई, अब तो करना ही पड़ेगा, और किसी पर बात आती तो कोई बात नहीं, जाति पर बात आ गई तो अब करना पड़ेगा। पता नहीं ऐसा क्या जाति में रखा होता है। ठीक है, तो अब चुनाव प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी, इसमें ये देखना है कि लोग कितने उत्साह के साथ भागीदारी कर रहे हैं। देखो चुनाव में उत्साह का मतलब होता है कि जनता कितनी इंटरेस्टेड है कैंडिडेट की लड़ाई में, या उसको कितना इंटरेस्ट है। और वो इंटरेस्ट तभी आएगा जब जनता का विकास हो रहा हो इन सब प्रक्रियाओं से, जब उसको लगता हो कि हाँ जो चुनकर आने वाला है उससे हमारा डेवलपमेंट होगा, तब तो वो भागीदारी दिखाएगी, अदरवाइज उसको भागीदारी नहीं दिखानी है। जनता बहुत ही न्यूट्रल समर्थक होती है। न्यूट्रल का मतलब होता है अगर उसको फायदा दिखेगा तो वो जाएगी, नहीं फायदा दिखेगा तो नहीं जाएगी। अब वो फिल्मों वाला बात आप छोड़ दीजिए, फिल्मों में तो ऐसा नहीं होता है। फिल्मों में यहाँ साउथ इंडिया में आप चले जाएं तो वहां के जो एक्टर्स होते हैं उनको दूध से नहलाया जाता है, और कभी कभी फिल्म देखते हुए दर्शक की मृत्यु भी हो जाती है हार्ट अटैक से, कि उसको एक्टर की एंट्री इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है बर्दाश्त ही नहीं कर पाता वो। माइकल जैक्सन जब कंसर्ट का लाइव कंसर्ट वगैरह करता था तो कई लोग मर जाते थे उसी में। देवानंद साहब जब काले कलर का कपड़ा पहन चलते थे तो लड़कियां मर जाती थी। उनके काले कलर कपड़े पहन पर चलने के लिए बैन कर दिया गया था। सोचिए ये भी परिस्थितियां थी। तो वो चुनाव में इतना नहीं होता है, चुनाव यहां तक नहीं जा पाएगा। चुनाव में अगर जनता को पता है कि नहीं ये कैंडिडेट हमारे फायदे में होगा तो वो इंटरेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। वही है कि अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र नहीं होगी और निष्पक्ष नहीं होगी तो भी हम भागीदारी नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हमको पता चल जाए कि मैच फिक्स है तो क्या मैच देखने जाएंगे? वही चीज चुनाव में भी है कि अगर हमको पता है कि नहीं चुनाव में धांधली होनी ही होनी है,
चाहे जितना हम लड़ाई कर लें, प्रक्रिया निष्पक्ष होनी नहीं है, तो हम क्यों जाए मतदान करने, क्यों जाए? तो अगर आपको जनता को बनाए रखना है, जनता इंटरेस्टेड रहे, तो फिर आपको चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये इंडिया और ब्रिटेन में कंपैरिजन दिखाया गया है कि कितना भारतीय लोगों को भागीदारी करने की उत्सुकता है और कितना ब्रिटेन वाले को। तो इसमें देखिए आंकड़ा दिख रहा होगा आपको, जो ये पिंक कलर वाला है ये ब्रिटेन का है, और स्काई ब्लू नहीं सॉरी लाइट ब्लू कलर का जो है, लाइट ब्लू है ना, डार्क ब्लू है, ब्लू कलर मान लेते हैं। ठीक है। अब आप इसमें देखिएगा ये 1991 से 2015 का आंकड़ा दिखा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि 1991 से लेकर के स्थिति आप देखिए, ब्रिटेन की स्थिति भारत से बेहतर है चुनावी पार्टिसिपेशन में, चुनावी भागीदारी में। लेकिन यहां आते आते मामला भारत ऊपर चला गया और ब्रिटेन थोड़ा नीचे आ गया। अब इधर जो 2015 में है फिर वही स्थिति आई कि ब्रिटेन ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, परसेंटेज भी दिखा रहा है। देखो इस टाइम पर परसेंटेज जो भारत का है वो 56% है, ब्रिटेन का परसेंटेज कितना है 76 है। फिर यहाँ पर स्थिति आती है दोनों लगभग बराबर पे आके रुक जाते हैं 66%। ठीक है। तो चुनाव में लोगों की भागीदारी पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों को बनाया जाता है कि वो कितने लोग मतदान कर रहे हैं। ठीक है। और मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोग, अच्छा एक बात और समझिएगा, जो उधर के देश है ना वहां पे पार्टिसिपेशन का मामला उल्टा है थोड़ा। वहां के जो लोग हैं, वहां के अमीर लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं। भारत में उल्टा है उसका। ठीक है। तो जो विकसित देश है वहां पे जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो थोड़ा सा पढ़े लिखे कम है, जिनकी इकोनॉमी थोड़ी खराब है, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वोटिंग, ज्यादा नहीं पार्टिसिपेशन करते हैं। उनको लगता है कि पार्टिसिपेट करने से फायदा ही क्या है, हमको कोई फायदा होगा नहीं इससे। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। भारत में तो या तो स्थिर रहा है या फिर ऊपर गया है। ये देखिए कास्ट के आधार पर, ये उसके आधार पर दिखाया गया है कि कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। भारत और अमेरिका की तुलना है इसमें। अब भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। अब इससे एक चीज और भी तय होती है कि इसीलिए तो आप देखिए ना, ये लोग ज्यादा मतदान कर रहे हैं, इसीलिए आप देखेंगे लोग कौन चुन कर आ रहे हैं। जो लोग चुन कर आ रहे हैं वो बहुत कारगर लोग नहीं है, वो लोग उन्हीं आधारों पर चुनकर आ रहे हैं, जैसे कोई पैसा फेंक रहा है, कोई बहुत दादागिरी दिखा रहा है। जैसे अभी सड़क पे 50 गाड़ी लेके कोई चल जाए ना, तो कम से कम ऐसे 100 में से 80 लोग कहेंगे कि यही जीत रहा है, ऐसे ऑटोमेटिकली बोलेंगे, उनको पता नहीं जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है। ठीक है। ये देखिए आपको भारत की स्थिति है, परसेंटेज देखिए, ऊंची पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समूह में देखिए सबसे ज्यादा कौन पार्टिसिपेशन कर रहा है, अनुसूचित जनजाति। ये लोग 61% वोटिंग कर रहे हैं, 61%। ठीक है। इधर अमेरिका में देखेंगे गोरे लोग 60%, अश्वेत लोग 58% और हिस्पैनिक लोग जो हैं वहां के जो ट्राइबल से कनेक्टेड हैं वो लोग 28%। ठीक है। तो अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं, और मतदान का परसेंटेज भी काफी कम है। देख लीजिए, देखिए यहाँ पर 56% है। ठीक है। और यहाँ पर 28% है, लगभग आधा। और भारत में लगभग सब बराबर ही है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो भारत की ऊंची जातियां 56% के करीब में कर रही हैं, और उसके बाद पिछड़ी जातियां 58%, अनुसूचित जाति 60%, अनुसूचित जनजाति 61%। लेकिन ये है कि अमेरिका के मुकाबले यहाँ पर तो परसेंटेज थोड़ा ठीक ठाक। ठीक है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में जो डेमोक्रेसी है उसमें कौन लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। इसीलिए आप देखेंगे जितने अमीर अमीर लोग होते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो डेमोक्रेसी को बहुत कम सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट कम करते हैं। प्लेटो खुद डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता था। प्लेटो कहता था कि डेमोक्रेसी मतलब ये है कि जब, उसका साफ साफ कहना था
कि डेमोक्रेसी तब ठीक हो सकती है जब मतदान करने वाले लोग जागरूक हों, समझदार हों। जब मतदान करने वाले लोग जागरूक नहीं है, समझदार नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो फिर जिनको वो चुनकर लाएंगे वो कितने ही समझदार हो सकते हैं। उनका ये मतलब था। इसका मतलब ये हुआ कि उनका मानना था कि कुछ ऐसे ऐसे व्यक्तियों को ही चुनिए जो ऑलरेडी बहुत अच्छे लोग हैं। दार्शनिक दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया उसने कि दार्शनिक को ही राजा बना दो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आगे। ये बात है, ठीक है। और डेमोक्रेसी में आप जब तक समझदार जनता नहीं होगी तब तक ऐसे ही लोग चुनकर आएंगे। ये मत सोचो कि ये कैसे चुनकर आ गया, आप हमेशा सोचो कि जिस कंस्टिट्यूएंसी से चुना गया है वो कैसे लोग थे जो इसको चुन लिए। हमेशा इस तरीके से सोचो ना। ऐसा तो है ना कि जबरदस्ती चुनकर आ गया होगा, भाई लोगों ने चुना ही तो होगा। तो इससे लोगों की सोच भी दिखाई पड़ रही है कि वो किसको चुन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फर्क पड़ता है? ये 2004 का जो चुनाव अध्ययन हुआ था उसकी बात हो रही है इसमें। तो तकरीबन 67% लोग कह रहे हैं कि हमारे वोट से फर्क पड़ता है, 67%। 18% लोग कहते हैं फर्क ही नहीं पड़ता है, और 15% लोग कह रहे हैं पता नहीं। तो इसको सर्वे में शामिल करने की जरूरत ही क्या थी? मतलब सोचिए आप, देर आर 15% पीपल who don't know either his or her vote will affect or not। उनका उनके मत का मूल्य, मतलब उनके मत का कुछ असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको पता ही नहीं। वो बस जाते हैं, वोट देके चले आते हैं। ये वही लोग हैं जो इलाहाबाद पढ़ते हैं, उनको वोट देने के बाद तुरंत बस पकड़नी होती है, ठीक है। तो भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं, और उन्हें लगता है कि देश के शासन के संचालन के तरीके में उनके वोट का बहुत महत्व है। तो यहाँ बहुमत का खेल है, तो फिर जब 67% लोगों को पता है, उनको लगता है हाँ भाई हमारे मत का कुछ असर तो है, तो फिर हम यही मानेंगे कि अधिकतर लोगों को यही मानना है कि उनके वोट का फर्क पड़ता है। भारत में चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेने वालों का परसेंट, तो ये देखो 1996 से 2004 तक का अध्ययन दिखाया गया है, और ये परसेंटेज आपको बढ़ता हुआ ही दिखाई पड़ेगा, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। 1996 में 8%, 1998 में 13%, 1999 में 21 और 2004 में 32। अभी तो और बढ़ गया होगा, ठीक है। तो साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। और यहां तक ये पता लगाया गया कि आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नजदीक बताया कि हम इस दल के समर्थक हैं, और प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ। तो ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब हर 7 में से कोई एक व्यक्ति किसी पार्टी का मेंबर है। इसमें से कोई है किसी पार्टी का मेंबर? कोई नहीं है। आगे भविष्य में बनना चाहता है कोई? आरएसएस का कोई मेंबर बनना चाहता है? अभी इस वाले काम से दूर रहिए, जब बन जाएंगे आईएएस वाईएएस तो उसके बाद छोड़ के चुनाव लड़िए, क्या दिक्कत है, ठीक है। पैसा भी तो होना चाहिए ना, तो पहले झोली भर लीजिए, उसके बाद चुनाव लड़िएगा, ठीक है। बैंक, अब एक बड़ा सवाल अक्सर क्या होता है, जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जो पार्टी हार जाती है वो कहती है चुनाव में धांधली हुई है, उसके पास कोई मुद्दा होता नहीं है, तो इसी मुद्दे को लेकर रोती रहती है, ठीक है। 14 से 24 तक यही हो रहा है उसके पहले भी होता था, ऐसी बात नहीं है, अभी भी वही होता है। अभी बीजेपी चुनाव हार जाए ना तो वो भी यही कहेगी कि चुनाव में धांधली हुई है, और नहीं हारेगी तो कहेगी कोई धांधली नहीं हुई है। उसको क्या कहते हैं कि वो अंगूर खट्टे हैं वाला, सुना है आपने? वही तो चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे हैं। नतीजा, अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे हरदम किसके पक्ष में जाएंगे? जो पावरफुल होगा।
मतलब जो सरकार बनाया हुआ है, जो ऑलरेडी सत्ता में है, हमेशा वही जीतेगा अगर निष्पक्ष ना हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर मान लो कि नहीं भाई, धांधली नहीं हो रही है। देखो मैं तो मान रहा हूँ धांधली नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वोट का जो शेयर है उसमें ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे 14 वाला जो चुनाव हुआ था उसमें जो वोटिंग मिली थी उससे बढ़िया 2019 में हुआ, फिर 2024 में गिर गया। इसका मतलब है कि कुछ लोग नापसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि धांधली नहीं हो रही। नहीं तो हमेशा परसेंटेज हाई ही रहता ना। और हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए चुनावों के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफी कुछ बोलते हैं। भारत में क्या होता है, शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते हैं। आप देखे होंगे बीजेपी की पार्टी बहुत स्टेट में हार गई है, बहुत सारे स्टेट में हार गई ना। अगर चुनावी धांधली होती तो क्यों हारती है? ठीक है। बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 शासक पार्टियां हारी ही हैं। अरे मैं आपको बताऊं, वो जो हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव होता है, एनसीईआरटी के चैप्टर में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें दिखा रहा है कि देवीलाल जो वहां के मुख्यमंत्री थे, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार हार गई, फिर देवीलाल चुनकर आए लोक दल से, फिर ज्यों ही उन्होंने अगला चुनाव लड़ा वो फिर हार गए। इस तरीके से साफ साफ पता चल रहा है कि इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंस, कुछ भी अगर गड़बड़ी है तो वह ऐसा क्यों होगा। फिर अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, भारत में हो जाता है। वी आर नॉट ब्लेमिंग अमेरिका। समझ आई बात? अभी आप देखिए ना निरहुआ जी को, अभी वो जीत गए थे, ये वाला चुनाव हार गए। तो यहाँ पर बहुत अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। नेताओं को भी नहीं पता होता है कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। भारतीय जनता इतनी सस्पेंस और थ्रिलर काम करती है कि किसी को कुछ नहीं पता है। यहाँ पे जितने लोग बोल रहे हैं वो बोलेंगे मुंह पे कुछ और, सोचेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? अभी जैसे मैं किसी को पूछूं तुम इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है, तो यहाँ मैक्सिमम चांसेस है कि उत्तर सकारात्मक मिले, वहां जाने के बाद उत्तर नकारात्मक मिले, और उसके बाद हो सकता है उत्तर रेडिकल मिले, एक्सट्रीम। तो फिर यू कैनॉट ट्रस्ट एनीवन इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनता खुद भरोसे लायक नहीं है। क्योंकि बहुत सारे विचारकों ने ये कहा है कि जनता जो विवेक मनुष्य जो होता है ना, वो मूलतः एक कपटी प्राणी है, मूल रूप से कपटी है। उसके अंदर बहुत ज्यादा कपट भरी हुई है, ईर्ष्या घोर घोर मतलब इतनी ज्यादा भरी है। मतलब जो जो बुरे बुरे शब्द हैं वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी बुरी जनता होती है। और उसका सबसे मेन नेचर आपको दिखाई पड़ेगा बच्चों में। जो छोटे बच्चे होते हैं, लोग कहते हैं बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन मनुष्यता अगर आपको देखनी है असली, तो बच्चों को ही देख लीजिए आप। अभी उनको आप चॉकलेट दीजिए तो हंसने लगेंगे, छीन लीजिए तभी रोने लगेंगे। उनसे कोई मतलब नहीं कि आप कौन है क्या है, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ चॉकलेट दीजिए काम हो जाएगा आपका। ऐसे ही जनता को चॉकलेट दीजिए काम हो जाएगा आपका। चॉकलेट से तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। समझ आई बात? ठीक है, चलिए मुझे लग रहा है हम लोग अंतिम पृष्ठ पर आ गए हैं। अच्छा ना, तो वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले, ठीक है, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम होता है। ऐसा नहीं जो बहुत धन कुबेर है वो चुनाव जीतेगा, ही जरूरी नहीं है। हारते हैं ये लोग, और जो कट्टे के दम पे जीतना चाहता है वो भी हारता है। ये सिर्फ फिल्मों में हो सकता है कि वो लोग जीत जाएंगे, ठीक है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दे तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार करती है। बिल्कुल करती है। आप देखते होंगे जब पार्टी चुनाव हार जाती है तो 2-4 दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता ही नहीं होता है, और उसमें आके बताती नहीं कि हमसे यहाँ चूक हुई, हमसे यहाँ चूक हुई, अब आगे आने वाले चुनाव में हम इन सब चीजों को दोबारा से देखेंगे, फिर अगला चुनाव लड़ेंगे। कोई ये थोड़ी नहीं कहता कि नहीं यहाँ गलत हुआ वहां गलत हुआ। कहना भी होगा तो बहुत छोटे मोटे स्तर पे कहेंगे। अब ये नहीं कहेंगे पूरे भारत में चुनाव की धांधली हो गई। वो एक आध दो स्टेट का दिखा देंगे, एक आध दो कंस्टिट्यूएंसी का बता देंगे कि यहाँ गड़बड़ी हुई थी, बाकी ये नहीं बोलेंगे पूरे देश में ही गड़बड़ी हुई है। क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर अगले चुनाव में जीतने के चांसेस और कम हो जाएंगे।
क्योंकि यार जनता जिसको चुन रही है, अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे फिर जनता आपको कहाँ स्वीकार करेगी। जब भी आप हार जाएं एज ए नेता, एज ए पार्टी, तो आप तुरंत जनता को प्रणाम करें कि मैं अगली बार फिर से अच्छे से आऊंगा। अभी के लिए आपने हमें अस्वीकार कर दिया, उसके लिए मुझको पता है कि मेरे से ही कोई गलती हुई, आप में कोई गलती नहीं। आप लोग निश्चल और धरती पर ईश्वर का स्वरूप हैं। भाई लोकतंत्र में ईश्वर का स्वरूप कौन है? जनता ही तो है, हम भारत के लोग। ठीक है, किसी को प्रस्तावना याद है? जरा सुनाइए तो, अब जाते जाते सुन लिया जाए। सुनाइए सुनाइए, खड़े होकर सुनाइए, थोड़ा सम्मान करिए प्रस्तावना का। वैसे भी काम हो गया है, चुनाव एग्जाम में यहीं तक काम आता है। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, एक बार ताली बजाइए इन लोगों को। हालांकि आपको यहाँ रट्टा मारने के लिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन प्रस्तावना याद रखना एक अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब प्रस्तावना से रिलेटेड कोई सवाल आपसे गलत नहीं होगा, ये कंफर्म है। अगर आपको कुछ चीजें याद हो जाए, जैसे देखो, जैसे प्रस्तावना क्या है ना, इसमें कुछ वर्ड ऐसे अगर आपको याद हो जाए, जैसे हम भारत के लोग, ये याद हो गया, ये तो मान लो याद होना नॉर्मल है। तो इसके बाद भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद क्या है? समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर क्या है? लोकतांत्रिक, ये क्या है? न्याय है ना। उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद होगा स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रता होती है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। उसके बाद दो समताएं हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रतिष्ठा और अवसर की। अब देखो, जिसको याद ना हो, जी प्रेम्बल पूरा याद करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपको सिर्फ इतना याद करना है। देखो, ये तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय तो सबको याद हो जाएगा, बहुत जनरल चीज है। अगर ये इसमें याद करने में और क्रम में दिक्कत हो, तो ऐसे समझो कि पहले आपके मन में विचार आएगा, फिर आप उस चीज को अभिव्यक्त करेंगे, और जब आप उस चीज को अभिव्यक्त करेंगे तो कोई उस बात पर विश्वास करेगा। ठीक है, और विश्वास इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो उसको धर्म के रूप में स्वीकार कर लेगा, और जब धर्म के रूप में स्वीकार कर लेगा फिर उसकी उपासना करने लगेगा। ठीक है, ऐसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, ये 5 स्वतंत्रताएं जो है। और बाकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बंधुता, बस इतना ही काम आएगा। और इसी में बहुत बार पूछता है, क्रम बता दीजिए, कितने प्रकार की समताएं हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, कौन कौन से न्याय है, यही सब पूछेगा। ठीक है, अब क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की, मतलब व्हाट आर द चैलेंजेस। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू नहीं होती, कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीके से जीत सकते हैं, लेकिन चुनाव का कुल नतीजा अभी भी यही बताता है कि जो लोग चुनकर आए हैं वो लोगों की इच्छा पर आए हैं। इसका मतलब मैंने बोला ना कि वो जो धांधली होती भी है वो बहुत बड़े स्तर पर नहीं होती है छोटे मोटे स्तर पर होती है। तो हमारे देश में इस समान नियम के थोड़े बहुत अपवाद है,
और यही चीज भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। तो मतलब कंक्लूड हम कर रहे हैं कि भारत की जो चुनाव प्रणाली है वो क्या है, लोकतांत्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आप थोड़े ज्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीजें मानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं, मतलब हमारे पास ऐसे ऑप्शन उपलब्ध होते हैं कि उसी में से हम चुन लें? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? प्रैक्टिकली तो नहीं कर सकता है। ठीक है, इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। जैसे ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे, यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत होगी, ये तो तय है। मतलब वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे बात की बात है, बट उनकी सिचुएशन क्या होगी, दूसरे के मुकाबले स्ट्रांगर। ये देखिए कार्टून में नेताजी को दिखाया जा रहा है, ये कह रहा है यह कहने की क्या जरूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। ये भाई भतीजावाद पर कार्टून बनाया गया है कि इसमें नेताजी को समझा रहा है कोई कि आपने ये क्यों बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, इधर देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला रूम है ना, तो वहां आपने जाके ये क्यों बोल दिया कि हमने अपने सबसे योग्य और ईमानदार रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। मतलब इसमें रिश्तेदार लगाना जरूरी नहीं था। ठीक है, तो भाई भतीजावाद तो आप जानते ही हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप हर राज्य में भाई भतीजावाद देखते हैं। ठीक है, और इसमें यह सवाल है क्या भाई भतीजावाद कुछ राज्यों और पार्टियों तक ही सीमित है? कहां कहां होता है भाई भतीजावाद, और कहीं नहीं होता है? साउथ इंडिया में भी तो भयंकर मात्रा में होता है। एनटीआर, फिर एनटीआर जूनियर, फिर पवन कल्याण, चिरंजीवी, अरे पूरा एकदम सिंडिकेट चलता है इसका। ठीक है, अब इसमें पैसे को दिखाया गया है, ये लैटिनी अमेरिका का दृश्य दिखाया गया है कि वहां पर जितना जिसके पास, देखो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो सबसे ऊपर है। ये जो पायदान बनाए गए हैं तीनों, ये पैसे के बनाए गए हैं। तो इसमें मनी की इंपॉर्टेंस दिखा रहा है कि जिसके पास जितना ज्यादा धन होगा वो उसके चांसेस उतने ज्यादा होंगे जीतने के। और ये कार्टून दिखाता है किस तरह के से जब चुनावी रैलियां होती हैं तब तक तो बहुत ज्यादा लोग जुटते हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो लोग कुचलते हुए जो नेता वगैरह हैं वो निकल जाते हैं, वो ये दिखा रहा है। यह कार्टून वोट के पहले और बाद में मतदाता की स्थिति को दिखा रहा है। क्या किसी लोकतंत्र में ऐसा हमेशा ही होगा? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जब ऐसा नहीं हुआ हो? हाँ, बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलेंगे, हमेशा थोड़ी ना ऐसा होता है। जब हम मान लेते हैं कि हाँ वही होना है, तो फिर देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और हाँ, कुछ पूछ रहा है क्या कोई? आपस में बातचीत हो रही थी लग रहा है। मेरा कान थोड़ा सा क्लास में ज्यादा तेज चलता है, दिक्कत ये है। ठीक है, अच्छा कोई बता सकता है कि किसी उम्मीदवार या किसी पार्टी के ऐसे मेंबर को देखा हो जो पैसे से दम पे चुनाव जीत गया हो? किसी को जानते हैं? और ये पार्टी वाला मामला जो परिवारवाद है, कुछ एक परिवार ऐसे हैं जहां पर कई सालों से, पिछले कई सौ सालों से ज्यादा हो गया, कई सालों से क्या हो जाता है, वो जमे हुए हैं। जैसे मान लो अगर मैं सपा को ले लूं, ठीक है, तो सपा में देखेंगे कि पूरा परिवार ही जुटा हुआ है, तो वहां पर किसको चुने और किसको छोड़ दें, ये बड़ा सवाल है। कौन कम ईमानदार है, कौन ज्यादा ईमानदार है? ठीक है, या फिर ये कहें कौन कम चोर है, कौन ज्यादा चोर है, कोई सब वैकल्पिक पैमाना चुन लिया जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि आम आदमी के पास चुनाव में ढंग का विकल्प ही नहीं होता है, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कमोबेश एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये सब कमजोरियां दिखा रहा है लोकतंत्र की। ठीक है, बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है जो निर्दलीय उम्मीदवार बेचारे होते हैं, जैसे राजीव तलवार साहब आजमगढ़ के हैं।
इनको उतना रिकॉग्निशन मिलता ही नहीं है, उतनी पहचान मिल नहीं पाती है। तो जब पहचान नहीं मिल पाती तो ये कभी जीत ही नहीं पाते हैं। और अक्सर आप देखेंगे जिनको जीतना है वो किसी न किसी पार्टी में जरूर शामिल हो जाते हैं। अकेले उनके पास इतनी ताकत ही नहीं, ना तो पैसा है ना तो ताकत है, कैसे जीतेंगे। और आप इतनी बड़ी कोई आपकी वो भी नहीं है कि आप इतने बड़े स्तर पर गांधी जी जैसा आपका कोई चरित्र है कि नहीं आप अकेले दम पे सब कर लेंगे। तो ये बड़ी दिक्कतें होती हैं। कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यही स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीजें गहरी चिंता का विषय है। जैसे बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ठीक है, इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में बदलावों की जरूरत है। जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? कोई है जो चुनाव का सुधार कुछ बता सकता है कि हमारे जो चुनाव मौके पर चल रहे हैं उनमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है? हाँ, कैंपेन होता है सबके साथ अधिकारी कर ले। हाँ, और वही अधिकारी मिल जाएगा तब क्या करेंगे? कहेगा हमको मेज के नीचे से इतना दे दो, बस आराम करो आप, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। अरे वो सब तो हो गया ना, लोकपाल वगैरह सब बने हुए हैं। कुछ ऐसा बताइए जिसको आप मेंस में लिख सकें। चलिए हम आपको एक सवाल देते हैं, आप इसको लिख कर लाइएगा। ठीक है, लिखिए। और एनसीईआरटी को ही बेस बनाकर लिखिएगा। बाकी जो सुझाव आपको देने होंगे वो आप कहीं से सर्च करके लिख सकते हैं, गूगल से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, लिखिए। क्या भारत में चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक है? क्या भारत में चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक है? इंग्लिश में इसको लिख लीजिए कि हाँ, इलेक्टोरल प्रोसेस इज डेमोक्रेटिक और नॉट इन इंडिया। और इसी में आगे बढ़ाइए। चुनावी प्रक्रिया को और लोकतांत्रिक कैसे बनाया जा सकता है? चुनावी प्रक्रिया को और लोकतांत्रिक कैसे बनाया जा सकता है? चुनावी प्रक्रिया को और लोकतांत्रिक कैसे बनाया जा सकता है? अपने सुझाव दें। एक और लिखिए। सब छोटे छोटे सवाल हैं, 200 वर्ड वाले नहीं है। हाँ, आप देयर इज नो लिमिट ऑफ वर्ड्स। जितने वर्ड्स में आप इसको एक्सप्लेन कर सकें, जितने कम से कम, आई विल से जितने कम से कम वर्ड में आप एक्सप्लेन करेंगे वो ज्यादा बेटर होगा। तीसरा लिखिए। हाँ, दूसरा ये जो मैंने पूछा था कि और लोकतांत्रिक कैसे बनाया जा सकता है, वो दूसरा ही था। ठीक है, हाँ, चलिए आपने एक में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा सवाल लिखिए। लिखिए, निष्पक्ष चुनाव और लोकतांत्रिक चुनाव, निष्पक्ष चुनाव और लोकतांत्रिक चुनाव के सही निष्पादन में, निष्पादन मतलब एग्जीक्यूशन होता है, के सही निष्पादन में चुनाव आयोग का क्या महत्व है? What is importance of election commission? What is importance of election commission in the right execution of democratic and impartial elections? यहाँ राइट एग्जीक्यूशन का मतलब सही समझिएगा,
बाकी आप जो भी वर्ड आपको बेहतर लगे आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं उससे, ठीक है। इम्पार्शियल कह सकते हैं, हालांकि उसको पारदर्शी कहेंगे, निष्पक्ष को कहेंगे फेयर। बहुत बढ़िया, फेयर, फेयर कहेंगे उसे, फेयर, ठीक है। आज के लिए यही सवाल था। अब ये कुछ शब्दावली दी गई है, जैसे चुनावी धांधली, तो चुनावी धांधली तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। चुनाव में अपने वोट को बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी। फिर निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, एक खास भौगोलिक क्षेत्र जो मतदाता को एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया, जैसे मान लो आजमगढ़ सदर एरिया हो गया, तो ये पूरा एक निर्वाचन क्षेत्र है। और है आचार संहिता, तो चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश जो इलेक्शन कमीशन जारी करता है, हम उसी को बोलते हैं आचार संहिता, चुनावी आचार संहिता, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।